हेलो एडीबीएंस, वेलकम टू एडीबी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ हर्ष मालम। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड सेट्स एंड रिलेशन। यू नो दीज चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हर साल इनका सवाल आता ही आता है। तो आप सभी लोग बढ़िया हैं, एकदम चौकस है ना। तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी आप सभी की, और आपने बहुत सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया होगा अभी तक फाइनल स्टेप बैचेस में, जो भी चैप्टर्स आपको मिल गए। साथ के साथ आपने मास्टर क्वेश्चन बैंक्स को भी सॉल्व कर लिया होगा। होप सो कि आप सभी बहुत अच्छी परसेंटाइल स्कोर कर पाए आपके जेईई मेंस एग्जामिनेशन में। मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को। तो सबसे पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या आएगा बच्चों? सबसे पहले आता है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो रूल होते हैं। एक तो आपका होता है एडिशन रूल, राइट। एक तो होता है आपका एडिशन रूल, और दूसरा रूल क्या होता है? वो होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। अब एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल में दोनों में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? अगर दोनों रूल्स की बात की जाए तो दोनों रूल्स में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे एडिशन होता है। सही बात है। अब एडिशन रूल में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन आता है मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ दिस। अच्छा, दो रास्ते हैं एक जगह पे जाने के, या तो ये रास्ता मैं फॉलो करूंगा या ये वाला पाथ मैं फॉलो करूंगा। सपोज मुझे ए से लेके बी तक जाना है, और ए से लेके बी तक जाने के मेरे पास चार रास्ते हैं। आई एम हैविंग 4 ways टू गो फ्रॉम ए टू बी, है ना। दीज आर द 4 ways टू गो फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 4 यहाँ पे, यानी 1 + 1 + 1 + 1, यानी मुझे ए से लेके बी तक पहुंचना है। तो ए से लेके बी तक मैं कितने तरीके से पहुंच सकता हूँ? 4 तरीके से पहुंच सकता हूँ। बट अब बात यह है कि मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? और आता है। और मतलब यहाँ पे ऑप्शन आता है, या तो ये या तो ये। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? जैसे मुझे ए से लेके बी तक जाना है और बी से लेके सी तक जाना है। ए से लेके बी तक जाने के लिए मेरे पास 4 रास्ते हैं, और बी से लेके सी तक जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं। तो मुझे टोटल मिला के ए से लेके सी तक पहुंचने के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? दैट विल बी 4 × 3, दैट विल बी 12 ऑप्शन। समझ में आ गई बात? That will be 12 ऑप्शन। मल्टीप्लीकेशन आएगा यहाँ पे 4 × 3, है ना। इस पे ज्यादा इतना अपन कंसंट्रेट नहीं करते एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे, वो अपने आप ही समझ जाते हैं क्या होने वाला है। भाई यहाँ पे क्या होगा? एंड आएगा। एंड का मतलब क्या है? ये भी होगा एंड ये भी होगा, और यहाँ पे और आ जाएगा। देयर इज अ चॉइस। चॉइस का मतलब ये होगा कि या तो आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं या फिर ये वाला फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आता है उसको बोलता हूं मैं बाइजेक्शन रूल। क्या बोलता हूं? बाइजेक्शन रूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाइजेक्शन रूल से बच्चा अगर सवाल कर ले तो सवाल का आंसर बहुत इजीली निकल जाता है, अगर उसको पता लग जाए कि बाइजेक्शन रूल लगाते कैसे हैं। तो बाइजेक्शन रूल का मतलब क्या होता है बेटा? बाइजेक्शन रूल का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वेज। हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस अनफेवरेबल केसेस, माइनस अनफेवरेबल केसेस, है ना। टोटल नंबर ऑफ केसेस में से आपने अनफेवरेबल नंबर ऑफ वेज या अनफेवरेबल नंबर ऑफ केसेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज बाइजेक्शन, है ना। समझ रहे बात को? और दूसरी बात ये है कि मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सवालों में जहां पे एटलीस्ट और एटमोस्ट यूज होता है वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, आपको पता है। तो जहां पे भी एटलीस्ट और एटमोस्ट यूज होता है मैं उसको एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर लेता हूं। जैसे उसने बोला कि एटलीस्ट 1 आना चाहिए, तो मैं क्या बोल देता हूं? या तो उसमें बाइजेक्शन लगा दूंगा, टोटल -1 कर लेंगे, है ना। इस तरह से बाइजेक्शन लगा देंगे, या फिर एटलीस्ट को एग्जैक्टली में कर लेंगे कि एग्जैक्टली 1, फिर एग्जैक्टली 2, फिर एग्जैक्टली 3। इस तरह से सवाल क्या आसान हो जाता है। ठीक है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है कि बाइजेक्शन रूल कब लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस के साथ। अच्छा, फैक्टोरियल की डेफिनेशन हर बच्चे को आती होगी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, है ना। एन फैक्टोरियल क्या होता है? एन फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू n × n-1 से लेके कहां तक? 3 × 2 × 1। ये n फैक्टोरियल होता है। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? दैट विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल। ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है एनपीआर का। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एनपीआर का फॉर्मूला होता है, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, इसको r से मल्टीप्लाई करते हैं तो npr को हम ये भी लिख सकते हैं ncr, और इनटू में क्या हो जाएगा? r फैक्टोरियल। एक ही बात है। npr को हम लिख सकते हैं ncr, इनटू में r फैक्टोरियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ncr? ज्योमेट्रिकली इट इंप्लाइज सेलेक्टिंग r थिंग्स फ्रॉम n थिंग्स। n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग्स को सेलेक्ट करने का तरीका है एनसीआर,
और r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब हमने उसको परम्यूट भी कर दिया। तो एनपीआर क्या बता रहा है? एनपीआर एक तरह से परम्यूटेशन बता रहा है उन r ऑब्जेक्ट्स का जो कि n में से चूज किए गए। सही बात है। तो एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इनटू में r फैक्टोरियल। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले सिलेक्शन कर लीजिए, बाद में अरेंजमेंट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं परम्यूटेशन में। देखो पॉइंट वाइज मैं आपको सारे फॉर्मूला बताता हुआ चलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद रखना, किस पॉइंट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज रखना है। ये बच्चा अगर पता लगा लिया आपने तब तो फिर मजा आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये, NPR denote the number of permutation arrangement of n different things taken r at a time। मैंने पहले ही बता दिया आपको, NPR आपको क्या बताएगा? परम्यूटेशन बताएगा। ये आप पहले भी सीख चुके हैं, क्योंकि NPR जो है वो किसके बराबर होता है? वो NCR इंटू आर फैक्टोरियल के बराबर होता है। और NCR इंटू आर फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि पहले नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट कर लिया और उसको आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों चीजें यहां पे साथ में हो रही है, ठीक है। तो NPR वो होता है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स taken all at a time when p of them are similar of one type, q of them are similar of another type, and r of them are similar to third type, and the remaining are this are all different is। अरेंज करने का तरीका क्या होगा? दिस। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल। इफ आई हैव टू अरेंज 10 ऑब्जेक्ट्स इन अ रो, तो उसको अरेंज करने का तरीका हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। पर उन 10 ऑब्जेक्ट्स में से 4 एक तरह के हैं, 3 एक तरह के हैं और 3 एक तरह के हैं, तो उसको अरेंज करने का तरीका होगा इट विल बी 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। यही बात लिखी हुई है ना। तो ये बात ध्यान रखें। या फिर आप ले सकते हैं 4 फैक्टोरियल, है ना, और कुछ भी ले सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे बोली हुई है दैट टोटल देयर आर कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल देयर आर n एलिमेंट्स in which these 3 categories are being divided। तो आंसर हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अगला पॉइंट देखिए, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r at a time when a particular object is always to be included। ये शब्द, ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, यानी एक ऑब्जेक्ट तो पर्टिकुलरली आपको इंक्लूड करना ही है। इसका मतलब वो सिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने बचेंगे हमारे पास? n-1 बचेंगे। और n-1 में से हमें कितने सेलेक्ट करने होंगे? r-1। तो ये हो जाएगा r फैक्टोरियल इंटू n-1 cr-1। r फैक्टोरियल किस लिए? उन सबको अरेंज करने के लिए, क्योंकि वो 1 उनमें हम शामिल हो चुका है। तो r फैक्टोरियल इंटू n-1 cr-1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है? द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken r at a time when repetition be allowed any number of times is। हमें क्या करना है? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, देयर आर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम, है ना, when repetition to be allowed। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस इज n की पावर r। पहले वाले केस में n, दूसरे वाले केस में भी n, तीसरे वाले केस में भी n। भाई पहले वाला ऑप्शन में क्या है? पहले वाले ऑप्शन में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है आपके सामने। तो अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप कितने तरीके से दे सकते हो? पहले वाले को n तरीके से, दूसरे वाले को n तरीके से, ऐसे कितनी बार? r टाइम्स, दैट विल बी इक्वल टू n की पावर r। दैट विल बी इक्वल टू n की पावर r। आगे बढ़ते हैं। अब सर्कुलर परम्यूटेशन में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन में देखिए, अगर आप स्टार्ट हुए तो सर्कुलर परम्यूटेशन में फर्स्ट और लास्ट पोजीशन आपके लिए क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट का तरीका होगा n-1 फैक्टोरियल। अगर मुझे 10 लोगों को सर्कल पे बिठाना है तो 10 लोगों को सर्कल पे बिठाने के तरीके कितने होंगे? 9 फैक्टोरियल। इट विल नॉट बी 10 फैक्टोरियल, ये बात ध्यान रखना, है ना। इट विल बी 9 फैक्टोरियल। इफ आई वांट टू मेक सिट 10 पर्सन्स ऑन अ सर्कल, तो 10 पर्सन्स को अगर सर्कल पे बिठाना है तो उनको बिठाने के तरीके होंगे 9 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 10-1 का फैक्टोरियल। राइट गाइस? चलिए, if clockwise and anti-clockwise circular permutations are considered to be same, then it is n-1 factorial divided by 2। अच्छा, कई सवाल ऐसे आते हैं नेकलेसेस के, गार्लैंड्स के, वहां पे क्या होता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर परम्यूटेशन को सेम कंसीडर किया जाता है। तो आंसर जो आता है वो आता है n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे आता है n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है। द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम
डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इज NPR अपॉन R। इसको याद रखिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी दोनों फॉर्मूले आप याद रखिए। पहला फॉर्मूला है कि सर्कल पे अगर मुझे n ऑब्जेक्ट्स को बिठाना है तो n-1 का फैक्टोरियल, और अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पोजीशंस को हम सेम कंसीडर करते हैं तो आंसर आता है n-1 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 2। दैट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटेशन। और भी हम देखते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जैसे कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है NCR। मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NCR। NCR का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो NCR डिनोट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन R एट अ टाइम, एंड NCR इज दिस। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NPR अपॉन R फैक्टोरियल। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसको इस तरह से भी नोट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस तरह से भी नोट किया जाता है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। ये सुनिए ध्यान से। सबसे पहला, व्हेन P पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। P पर्टिकुलर थिंग्स को ऑलवेज इंक्लूड किया गया है, इसका मतलब अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने बचेंगे बच्चों? n-p। तो आंसर आ जाएगा n-p CR-p। ये शब्द को प्लीज आप ध्यान रखिएगा, इन शब्दों का ध्यान रखिएगा। P पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज बी इंक्लूडेड, इसका मतलब उनको ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है, हम सिलेक्शन में उनको पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे। तो आंसर हो जाएगा n-p CR-p। व्हेन P पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड, ये बताओ क्या होगा? व्हेन P पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड, गैस करिए आंसर क्या होगा? गैस करिए व्हाट विल बी द आंसर। अगर आप कह रहे हैं n-p CR तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही आंसर होगा n-p CR, क्योंकि P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को तो हमेशा एक्सक्लूड कर दिया आपने। तो आंसर कितना आ जाएगा? n-p CR, मतलब वो है ही नहीं। 10 ऑब्जेक्ट थे, 4 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स मुझे लेने ही नहीं है, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट कितने बचे? 6 ऑब्जेक्ट बचे, 6 में से मुझे 3 ऑब्जेक्ट लेने हैं, तो तरीका कितना हो जाएगा? 63, खत्म, है ना। When P particular things are always to be included and Q particular things are to be excluded, तो क्या होगा बताओ? P particular things तो इंक्लूड करनी है, तो इंक्लूड करनी है तो पहले से इंक्लूडेड है, यानी उसको n में से तो माइनस करना ही पड़ेगा, और Q क्वांटिटीज पर्टिकुलर थिंग्स वो एक्सक्लूड की गई है, तो ऊपर हो जाएगा n-p -q। C R कितना आएगा? R-p आएगा कि R-q आएगा बताइए? ऑब्वियसली इट विल बी R-p। कारण क्या है? Q तो पहले एक्सक्लूड कर दिया हमने, तो बची क्या फिर? R-p। सिलेक्शन में क्या बचेगा? R-p, क्योंकि पर्टिकुलर P थिंग्स तो पहले से इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। ये पर्टिकुलर शब्द वाला जो होता है ना, ये आंसर को गड़बड़ करा देता है। कई बार ऐसा हुआ होगा आपके सामने, जैसे आपको बोला गया कि मैथमेटिक्स शब्द की स्पेलिंग है, तो मैथमेटिक्स शब्द की स्पेलिंग को आप रीअरेंज करिए। कितने तरीके से कर सकते हैं? अब बच्चा क्या करता है? टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल देता है, रीअरेंज कर देता है, मतलब कितने वर्ड्स बन सकते हैं मैथमेटिक्स की स्पेलिंग से, उसके अल्फाबेट से, तो बच्चा आंसर निकाल देता है, पर उस शब्द को पढ़ना भूल जाता है, क्योंकि वहां पे लिखा होता है रीअरेंज्ड। रीअरेंज्ड का मतलब ये होता है क्या? क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीअरेंज्ड? मैथमेटिक्स शब्द को काउंट नहीं करना था, यानी टोटल आंसर में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना था। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द टोटल आंसर। सर ऐसी दिक्कत कहां पे आ सकती है? जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहां पे ऐसे सवालों में दिक्कत आ सकती है आपको, क्योंकि वहां पे ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। अच्छा, ऑप्शन में भी ऐसा हो सकता है कि आंसर अगर एक 112 है तो दूसरा 111 भी हो सकता है, वहां पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, पर आपको तो ऐसा लगेगा कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है 112। नहीं, ये बात ध्यान रखना, ये छोटे छोटे शब्द आपके लिए, इसीलिए मैंने पॉइंट लिया है पर्टिकुलर थिंग्स वाला। हम सवाल भी करेंगे बहुत जबरदस्त। एक मेथड होता है टाई एंड गैप मेथड, तो टाई एंड गैप मेथड पे हम बहुत सारे सवाल करेंगे। हम कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन सीख लें पहले थोड़ा सा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, given that n different object, the number of ways of selecting at least one of them is, कम से कम एक सेलेक्ट करना है। अब आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, अब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से अगर मुझे कम से कम एक सेलेक्ट करना है तो क्या क्या केसेस बनेंगे आप बताइए। मैंने आपको कहा था कि एटलीस्ट को आप एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर लो। अब एटलीस्ट को अगर आप एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर लोगे तो बताओ क्या होगा? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है आपके पास, अब एटलीस्ट को एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर लिया तो क्या होगा बताओ? या तो मैं एग्जैक्टली एक एलिमेंट ले लूं, या तो मैं एग्जैक्टली एक एलिमेंट ले लूं, या फिर मैं एग्जैक्टली 2 एलिमेंट ले लूं, या फिर मैं एग्जैक्टली 3 एलिमेंट ले लूं, या फिर मैं एग्जैक्टली 4 एलिमेंट ले लूं, या मैं एग्जैक्टली n एलिमेंट ले लूं। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ केसेस? इट इज NC1
प्लस NC2 प्लस NC3 से लेके NCN। यही तो केस बनेगा कि या तो मैं भाई साहब एक एलिमेंट ले लूं, या फिर मैं दो एलिमेंट ले लूं, या फिर मैं लास्ट में एन एलिमेंट ले लूं, क्योंकि उसने बोला है कम से कम एक एलिमेंट तो लेना है। तो कम से कम एक एलिमेंट लेना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, एटलीस्ट को किस में कन्वर्ट कर दो, एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर दो। तो एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3 से लेके कहां तक, एग्जैक्टली n तक। तो NC1 से लेके NCn तक। और इसका फॉर्मूला बच्चों आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा हुआ है, ये आता है 2 की पावर n-1 सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अगर ये NC0 से लेके NCn तक जाता तो आंसर 2 की पावर n होता, पर ये NC1 से NCn तक जा रहा है, दैट विल बी 2 की पावर n-1। होप यू गाइस हैव गॉट इट, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज देखें, टोटल नंबर ऑफ ways in which it's possible to make a selection by taking some or all out of P plus Q plus R things where P are alike of one kind, Q are alike of second kind, R are alike of third kind, and so on is given। P plus 1, Q plus 1, R plus 1 ये चलता जाएगा, और लास्ट में क्या कर देंगे, -1। हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच इट इज पॉसिबल टू मेक अ सिलेक्शन बाय टेकिंग सम ऑफ ऑल, सम और ऑल, है ना। अब सम ऑफ ऑल का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम और ऑल, या तो हम ले या तो ना ले, तो या तो P ऑब्जेक्ट ले ले या ना ले, तो टोटल मिला के P+1 केसेस होंगे। टोटल मिला के कितने केसेस होंगे, P+1 केसेस होंगे ना, है ना। या तो हम उसके सारे ऑब्जेक्ट्स को ले लें, या फिर हम ले ही ना, तो टोटल मिला के कितने केसेस होंगे, P+1 केसेस होंगे, है ना। दूसरा Q+1, तीसरा केस R+1। अब एक केस ऐसा आ जाएगा जिसमें एक भी ऑब्जेक्ट ना आया हो। अब एक केस अगर वो आ जाएगा जिसमें एक भी ऑब्जेक्ट ना आया हो, तो यहां पे -1 करना पड़ेगा, सही बात है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच इट इज पॉसिबल टू मेक अ सिलेक्शन बाय टेकिंग सम ऑफ ऑल object out of P plus Q plus R things where P are alike of one kind, Q are alike of second kind, R are alike of kind, so in given by this। ये फॉर्मूला याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर थिंग्स, एक या एक से ज्यादा थिंग्स अगर आपको सेलेक्ट करनी है, फ्रॉम P आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ वन काइंड, Q आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ सेकंड काइंड, यहां पे आइडेंटिकल थिंग्स है, ध्यान रखना, ऑफ थर्ड काइंड एंड n डिफरेंट थिंग्स इज, ये फॉर्मूला होगा आपका, ये फॉर्मूला होगा भाई। 2 की पावर n तो क्यों आएगा आप समझ गए होंगे, 2 की पावर n तो क्यों आएगा आप समझ गए होंगे, या ना। P+1 क्यों आएगा आप समझ गए होंगे, और -1 क्यों आएगा आप समझ गए होंगे। P+1 क्यों आया बताइए, P+1 इसलिए आया कि या तो हम P ऑब्जेक्ट्स ले लें या उसमें से ना ले, तो टोटल हम मिला के P+1 केसेस बनेंगे, ऐसे Q+1 केसेस बनेंगे, ऐसे ही R+1 केसेस बनेंगे। भाई एक बात बताइए ना, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो या मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूं, या फिर मैं दोनों ऑब्जेक्ट ले लूं, या फिर मैं एक भी ऑब्जेक्ट ना लूं, तो टोटल मिला के 3 केस बने नहीं बने। या तो मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूं, या फिर मैं दोनों ऑब्जेक्ट ले लूं, या मैं एक भी ऑब्जेक्ट ना लूं, तो वो भी तो केस है, तो 3 केसेस बनेंगे। ऐसे ही हमारे पास P ऑब्जेक्ट हैं, तो टोटल मिला के केसेस कितने बनेंगे, P+1। N2 में Q+1, N2 में R+1, और N2 में बोला गया है कि n डिफरेंट थिंग्स है, n डिफरेंट थिंग्स है। अब n डिफरेंट थिंग्स में क्या होगा, या तो मैं एक भी ना लूं, या तो मैं एक भी ना लूं, NC0 प्लस, या तो मैं एक ले लूं, NC1 प्लस NC2 से लेके प्लस NCN, तो दैट विल गिव यू 2 की पावर n। ये -1 क्यों किया जाता है, ये -1 इसलिए किया गया क्योंकि एक केस ऐसा आएगा जिसमें कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए, तो -1 कर देंगे, ठीक है। चलिए, इज इट क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये एक सवाल देखते हैं हम लोग, let 10 persons are made to stand in a row, then find total number of possible ways if there is no restriction। सबसे पहले तो एक चीज समझिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मेथड क्या है, उस मेथड को अपन बोलते हैं टाई एंड गैप मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों, टाई एंड गैप मेथड। अब टाई एंड गैप मेथड में क्या होता है, टाई में क्या होता है और गैप में क्या होता है। टाई का मतलब क्या होता है, टाई का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, वो वाली टाई नहीं, लगाने वाली टाई नहीं। टाई का मतलब एक तरफ टाई करता। अब जैसे मान लो 3 ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं, 3 पर्सन्स बोल रहे हैं कि हमें तो एक साथ आना है, वी वॉन्ट टू सिट टूगेदर। इफ वी वॉन्ट टू सिट टूगेदर, तो उनको टाई कर दिया। टाई कर दिया मतलब एक डब्बे में डाल दिया, डब्बे में डाल दिया। लेट अस सपोज देयर आर 10 पर्सन्स। अब 10 पर्सन्स में से 3 लोगों ने बोला कि हम तो एक साथ बैठेंगे, तो तीनों लोगों ने बोला कि तुम एक साथ बैठोगे। हम तीनों ने हमने क्या किया, उन तीनों को एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि वो एक बॉक्स जो है वो एक यूनिट की तरह काम करेगा, याद रखना, इट विल एक्ट लाइक 1 यूनिट। एक यूनिट तो ये हो गया, और 7 पर्सन्स और बचे, तो टोटल मिला की यूनिट कितनी हो गई, हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर, 8 यूनिट्स। समझ में आ गई बात, इट विल बी 8 यूनिट्स। तो उनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, उनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा वो सीखना, दैट इज टाई मेथड, एक साथ बिठाना, ठीक है। व्हाट इज गैप मेथड, 2 लोगों ने बोला हम एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में झगड़ा चल रहा है भाई, 2 लोगों ने बोला हम एक साथ नहीं बैठेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, जो साथ में नहीं बैठ रहे उनको साइड में करो, निकलो निकलो, काम करो अपना, उनको साइड में कर दो। तो जो बच्चे में पहले उनको बिठाओ।
अब बचे हुए जो बैठेंगे, मान लीजिए 2 लोग एक साथ नहीं बैठना चाहते, आउट ऑफ 10 पर्सन, आउट ऑफ 10% 2 पर्सन डजंट वांट टू सिट टुगेदर, तो आपने क्या किया, उन 10 लोगों में से आपने क्या किया, उन 10 लोगों में से उन 2 लोगों को हटा दिया, साइड में हटा दिया। अब बचे कितने पर्सन, 8 पर्सन, 8 पर्सन को बिठा दिया। अब 8 पर्सन अगर बैठेंगे तो कितने गैप बनेंगे, कितने गैप बनेंगे बताओ, फटाफट से काउंट करके बताओ। इफ 8 पर्सन्स विल सिट, हाउ मेनी गैप्स विल बी क्रिएटेड, 9 गैप्स विल बी क्रिएटेड। तो 9 में से आपको 2 गैप सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि उन दोनों को आपको गैप में ही बिठाना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि हम साथ ना आए। तो 9 में से आप 2 गैप सेलेक्ट कीजिए, उनको बिठाइए और उनके बाद उनको अरेंज कीजिए। दैट इज ऑल अबाउट टाई एंड गैप मेथड, जो कि और अच्छे से समझ में आ जाएगा आने वाले एग्जाम्पल में। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है बेटा, देखते हैं चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। लेट 10 पर्सन्स आर टू बी स्टैंड इन अ रो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज या पॉसिबल वेज इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अब कैसे भी बिठा सकते हो 10 पर्सन्स को। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चा, 10 फैक्टोरियल। आंसर विल बी 10 फैक्टोरियल। सेकेंड पार्ट देखिए, 2 पर्टिकुलर पर्सन ए एंड बी शुड नॉट स्टैंड टुगेदर। ये 2 लोग ए और बी क्या चाहते हैं कि हम एक साथ खड़े नहीं होंगे, वी विल नॉट स्टैंड टुगेदर। अब ये एक साथ खड़े नहीं होंगे तो इनको साइड में करो, इनको साइड में करो। बच्चे कितने लोग, 8 लोग, उनको बिठा दो, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इनटू में। अब 8 लोग बैठेंगे तो कितनी स्पेसेस क्रिएट होगी बच्चों, 9 स्पेसेस क्रिएट होगी। तो 9 में से आपने 2 स्पेस सेलेक्ट कर ली, फिर क्या किया, उन दोनों को बिठा दिया। उन दोनों को बिठाने के बाद उन दोनों को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। वो किसके बराबर होगा, 2 फैक्टोरियल के बराबर होगा। अगले पार्ट की तरफ बढ़े। अगला पार्ट क्या है, ए एंड बी शुड स्टैंड टुगेदर। ये किसका सवाल हो गया बच्चों, टाई का सवाल हो गया। अब ये टाई का सवाल हो गया, ए और बी एक साथ खड़े होना चाहते हैं, बताओ कैसे खड़े करोगे, बताओ कैसे खड़े करोगे भाई। ए और बी को एक साथ आना है, तो आपने क्या किया बेटा, ए और बी को एक डब्बे में बंद कर दिया। अब ए और बी को अगर एक डब्बे में बंद कर दिया तो दिस विल काउंट एज 1 यूनिट, ये 1 यूनिट की तरह काउंट होगा। तो अब बताइए टोटल मिला के कितनी यूनिट्स बनेगी, टोटल मिला के देयर विल बी 9 यूनिट्स, है ना, 9 यूनिट्स बनेगी। तो 9 यूनिट्स को अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 9 फैक्टोरियल। इनटू में कुछ और भी करना पड़ेगा क्या, कुछ और भी करना पड़ेगा क्या, बताओ क्या करना पड़ेगा। इनटू में कितने का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी आपस में अरेंज भी तो होंगे। ए इंटू बी लिखा हुआ है, ए और बी पहले आ रहा है, तो बी इंटू ए भी तो आ सकता है, बी और ए भी तो आ सकता है। समझ गए बात को। तो दिस इज 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ ए बी शुड बी टुगेदर एंड सी डी शुड बी टुगेदर बट दे शुड ऑल शुड नॉट बी टुगेदर। ये साथ में नहीं आना चाहिए। अच्छा, ए बी अगर एक साथ आ रहा है तो ए और बी को एक साथ डब्बे में डाल दो। सी और डी अगर एक साथ आ रहा है, इसको डब्बे में डाल दो। अब ये चाहते हैं कि ये साथ में ना आए, ए और बी तो एक साथ आए, सी और डी साथ में आए, बट दे आर नॉट ऑल टुगेदर। ये लिखा हुआ है, बट दे ऑल शुड नॉट बी टुगेदर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इनको साइड में करो, पहले साइड में करो। तुम्हें साथ में नहीं आना, तुम निकलो, निकलो, रास्ता ना पाओ अपना। अब बच्चे कितने लोग, बच्चे 6 लोग। 6 लोगों को अरेंज करने का तरीका होगा 6 फैक्टोरियल। 6 पर्सन्स को अरेंज करने का तरीका होगा कितना, 6 फैक्टोरियल। अब 6 लोग अगर बैठेंगे बच्चा, तो 6 लोग अगर बैठेंगे तो हाउ मेनी स्पेस विल बी क्रिएटेड, 7C2। 7 में से 7 स्पेस क्रिएट होगी, तो 2 स्पेस चाहिए जहां पे ये यूनिट फिट हो जाए और ये वाली यूनिट फिट हो जाए। तो 7C2 इनटू में क्या होगा बालक, इनटू में ये होगा कि ये दोनों यूनिट आपस में भी तो परम्यूट हो सकती है। पहली यूनिट यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट 1, यानी अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2। इनटू में ए और बी अंदर भी तो परम्यूट हो सकते हैं, आपस में भी तो परम्यूट हो सकते हैं। इनटू में 2 फैक्टोरियल। बस खत्म, खत्म सवाल। क्या और बाकी कुछ, क्या बाकी है बताओ। इनटू में एक और 2 फैक्टोरियल आया, किसके लिए, सी और डी भी तो आपस में परम्यूट हो सकते हैं। तो 3 बार 2 फैक्टोरियल क्यों आया, ये 2 फैक्टोरियल आया आपके लिए कि U1 और U2, दिस इज यूनिट 1 एंड दिस इज यूनिट 2, ये भी तो आपस में परम्यूट हो सकती है कि पहले यूनिट 1 आए बाद में यूनिट 2 आए, या पहले यूनिट 2 आए बाद में यूनिट 1 आए। तो 2 फैक्टोरियल, ये ए और बी को परम्यूट करने के लिए और ये सी और डी को परम्यूट करने के लिए। होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ये सभी लोगों को सवाल क्लियर हुआ होगा। अभी और भी पार्ट है, देखो देखो आगे होता है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अमंग ABC दे शुड फॉलो सेम ऑर्डर, है ना। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ABC दे शुड फॉलो सेम ऑर्डर, यानी है ना ये बात है। लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें ABC दे शुड फॉलो द सेम ऑर्डर, यानी पहली पे ए आ जाए, 5वीं पे बी आ जाए, 6ठी पे सी आ जाए।
समझ रहे मेरी बात को? या तीसरे पे ए आ जाए, पांचवे पे बी आ जाए और 10वें पे सी आ जाए। मतलब लेफ्ट टू राइट अगर मैं देखूंगा तो मुझे एबीसी दिखाई देना चाहिए। तो मैंने तो सबसे पहले क्या किया, 10 में से 3 पोजीशंस को सेलेक्ट कर लिया। 10 में से 3 पोजीशन को सेलेक्ट कर लिया और ए बी सी को बिठाने का तो केवल एक ही तरीका होगा बच्चों, एक ही तरीका होगा ना, ए बी सी। वो 3 पोजीशन सेलेक्ट करी, ए पहले बैठेगा, बी बाद में बैठेगा, सी बाद में, तो एक ही तरीका है। परम्यूट नहीं कर सकते ना, अगर परम्यूट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना गड़बड़। भाई ए बी सी को अगर परम्यूट कर दिया तो फिर तो खेल ही खत्म हो जाएगा ना। बोला उसने यही है कि लेफ्ट टू राइट आपको एबीसी दिखना चाहिए। इनटू में अब बचे हुए लोगों को तो बिठाओगे, उनको थोड़ी छोड़ दोगे कि भाई सब तुम भी बैठो ना, आओ ना महफिल में बैठो, आओ। ये लो 7 फैक्टोरियल, तो 10c3 into 1 into it will be 7 फैक्टोरियल, राइट गाइस? चलिए आगे बढ़ते। ए शुड बी प्रेजेंट एट आइदर ऑफ द एक्सट्रीम, ए शुड बी प्रेजेंट एट आइदर ऑफ द एक्सट्रीम। ए किसी भी एक्सट्रीम पे आ सकता है। एक्सट्रीम का मतलब या तो पहली पोजीशन पे आ सकता है या फिर आखिरी पोजीशन पे आ सकता है। तो सबसे पहले 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 क्या करना पड़ेगा बताओ? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक्सट्रीम चूज करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सट्रीम चूज करना पड़ेगा। तो एक्सट्रीम चूज करना पड़ेगा, तो एक्सट्रीम क्या होगा बताओ बच्चों? एक्सट्रीम क्या होगा बताओ बच्चों? तो एक्सट्रीम की बात करें तो 2 एक्सट्रीम है, तो 2 एक्सट्रीम में से केवल और केवल एक एक्सट्रीम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तरीके कितने हो जाएंगे बालक? 2c1। दोनों एक्सट्रीम में से एक एक्सट्रीम को सेलेक्ट किया, तरीके 2c1 इनटू बिठाने का तरीका कितना होगा? एक तरीका। बैठाने का तरीका हो जाएगा एक। अब वो बैठ गया है एक जगह पे, या तो पहले एक्सट्रीम पे बैठा होगा या फिर आखिरी एक्सट्रीम पे बैठा होगा, तो बाकी लोगों को अरेंज करने का तरीका कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 9 फैक्टोरियल बिकॉज देयर आर 9 पर्सन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ फटाफट से। नो टू ऑफ एबीसीडी शुड स्टैंड टुगेदर। एबीसीडी में से कोई भी तो एक साथ आना नहीं चाहिए, इसका मतलब कोई भी एक साथ नहीं आएगा। अब कोई भी अगर एक साथ नहीं आएगा इसका मतलब इनको साइड में करो, निकालो, चलो जाओ, नहीं आना साथ में निकलो। तो बच्चे कितने लोग? 6 लोग। तो 6 लोगों को बिठाओ कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल तरीके से बिठा दिया। अब 6 लोग अगर बैठेंगे तो कितने स्पेस क्रिएट होंगे बच्चों बताओ? 7 स्पेस, वेरी गुड। 7 में से कितना स्पेस चाहिए आप लोगों को? 4, वेरी गुड। तो 7c4 इनटू इनको बिठाने के तरीके कितने हो जाएंगे? दैट विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। ये आपस में अरेंज हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल तरीकों से, ठीक है? तो 6 फैक्टोरियल इंटू 7c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। आप वीडियो को पॉज कीजिए, Hij का आंसर निकालिए। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ Hij पार्ट? Hij पार्ट का आंसर क्या हो सकता है बच्चों? टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ Hij पार्ट? चलो आपने कर लिया होगा। बिटवीन बी एंड सी ए शुड बी प्रेजेंट, ओनली ए शुड बी प्रेजेंट, यानी बी और सी के बीच में ए आना चाहिए। तो ये लो, इसको डब्बे में बंद कर दिया इसको डब्बे में बंद, कि बी और सी के बीच में ए आना चाहिए, तो 1 यूनिट मान लिया। तो टोटल मिला के अब कितनी यूनिट बनेगी? 3, तो ये ऑब्जेक्ट बचे हुए 7, तो 7 + 1 8 यूनिट्स विल बी देयर, तो इट विल बी 8 फैक्टोरियल। सही बात है, इट विल बी 8 फैक्टोरियल। इनटू में क्या होगा? इनटू में क्या होगा? ये अरेंज होते रहेंगे, ए तो बीच में अभी भी है, ये दोनों भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। जैसे बी ए सी लिखा हुआ है वैसे सी ए बी तो आ सकता है, सी ए बी भी तो आ सकता है, क्योंकि हमें तो बी और सी के बीच में ए को रखना था, तो जरूरी थोड़ी है कि बी और सी के बीच में ए आ रहा है, सी और बी के बीच में भी तो ए आ सकता है, एक ही तो बात है। तो यहां पे क्या होगा? इनटू में 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। उसके पीछे कारण क्या है? कि ये भी आपस में अरेंज हो सकते हैं बी और सी, वो बी ए सी भी हो सकता है और सी ए बी भी हो सकता है। तो इट विल बी 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या आपका सही है? क्या आपका सही है जवाब? वेरी गुड। इफ यस देन वेरी गुड। बिटवीन ए एंड बी एग्जैक्टली 4 पर्सन शुड बी सेलेक्टेड, शुड बी प्रेजेंट। ए और बी के बीच में एग्जैक्टली 4 लोग होने चाहिए। अब ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए और बी के बीच में 4 पर्सन होना चाहिए, P1 P2 P3 और P4। ये 1 यूनिट मान लो, पूरी 1 यूनिट अज्यूम कर लीजिए इसको, पूरी 1 यूनिट हो गई। इसमें 6 मेंबर्स आ गए, तो बचे कितने मेंबर? 4 मेंबर। तो 4 मेंबर्स तो वो हो गए और 1 मेंबर ये हो गया, टोटल मिला के 5 यूनिट हो गई। तो 5 यूनिट हो गई। सबसे पहले तो जो 4 पर्सन्स यहाँ पे आएंगे, ये जो 4 पर्सन्स यहाँ पे आएंगे, 4 पर्सन्स को सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा। कितने तरीकों से करना पड़ेगा? 8c4 इनटू में 5 यूनिट आ रही है, तो इनटू में 5 फैक्टोरियल। इनटू में 4 पर्सन्स आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। और कुछ है? कुछ और है आप बताना चाहोगे? और कुछ बाकी है यहाँ पे? एनीथिंग एल्स इज रिमेनिंग हेयर?
तो 8c4 इंटू 5 n2 में 2 फैक्टोरियल भी आएगा। वाई 2 फैक्टोरियल? क्योंकि a और b भी तो आपस में परम्यूट हो सकते हैं, a और b भी तो आपस में परम्यूट हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो 8c4 इंटू, अब इस पार्ट और इस पार्ट में आपको देखने में दिक्कत आई होगी। इस पार्ट में लिखा हुआ है बिटवीन a एंड b 4 पर्टिकुलर पर्सन शुड बी प्रेजेंट, 4 पर्टिकुलर पर्सन शुड बी प्रेजेंट। व्हाट इज इन दिस पार्ट? इस पार्ट के अंदर क्या हो रहा होगा बताओ? इसमें आपको सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा सिलेक्शन? क्योंकि यहां पे बोला गया था कि 4 पर्संस आपको प्रेजेंट रखने हैं, यहां पे बोला पर्टिकुलर प्रेजेंट रखने हैं। ये पर्टिकुलर शब्द गेम कर देता है, ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर शब्द गेम कर देगा, यानी आपको सिलेक्शन नहीं करना है, केवल और केवल अरेंजमेंट करना है। तो आंसर बस इतना सा हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया टाई और गैप मेथड? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि टाई एंड गैप मेथड क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बात पे। डिवाइजर्स की बात कर लेते हैं। डिवाइजर्स क्या होगा? देखिए, कोई भी नंबर को आपने इस तरीके से ब्रेक किया प्राइम नंबर्स में, जैसे मान लीजिए अगर मैंने 18 की बात करी, तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, मतलब क्या होता है? 18 क्या होता है? 18 हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 स्क्वायर। भाई 2 इंटू 3 स्क्वायर हो गया ना आपका 86। अब 18 आपका 2 इंटू 3 स्क्वायर हो गया, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। ऐसे किसी नंबर को हमने ब्रेक किया, p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c, डॉट डॉट डॉट, वेयर p q r आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। p q r आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए, और a b c आर नेचुरल नंबर्स, दीज आर नेचुरल नंबर्स। दैट द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स n इंक्लूडिंग 1 and n इज a plus 1 b plus 1 c plus 1। जैसे ये 18 लिखा हुआ है, तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे 1 प्लस 1 इंटू में हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी हो जाएगा 2 इंटू में कितना हो जाएगा 3, दैट विल गिव यू 6। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी 6। अगर मुझे किसी ने पूछा होता कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कितने होंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स किसी ने पूछा होता, तो मुझे 6 में से 2 घटाना पड़ जाता और मेरा आंसर 4 हो जाता। सर ये 6 में से 2 क्यों घटाया? क्योंकि मैंने उस नंबर को और 1 को, दोनों को घटा दिया। उस नंबर को यानी 18 को और 1 को खुद को घटा दिया, तो प्रॉपर डिवाइजर्स आएंगे आपके पास 4, यानी टोटल -2 विल बी द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। और टोटल डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं? इसकी पावर अगर a है, उसकी पावर b है, उसकी पावर c है, तो a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 इंटू c प्लस 1, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। तो होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। और प्रॉपर डिवाइजर्स निकालना है, तो इस पूरे आंसर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। द सम ऑफ दीज डिवाइजर्स, एंड डिवाइजर्स का सम क्या क्या हो सकता है? जैसे अगर मान लीजिए सबसे पहले मैं बात करूं p की पावर a की बात करूं, तो डिवाइजर्स का सम क्या क्या हो सकता है? ये कहां तक जा सकता है? ये p की पावर a का मतलब क्या हो रहा है? जैसे 2 की पावर 10 है, तो 2 की पावर 10 है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से लेकर 2 की पावर 10 तक जाएगा, तो सबका सम कितना आएगा? वही बात, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 से लेकर 2 की पावर 10, जैसे ही p की पावर a तक जा रहा है, प्लस सॉरी इनटू में q की पावर 0 प्लस q की पावर 1, ये सम ऑफ द डिवाइजर्स होता है ना? जैसे मुझे यहाँ पे सम ऑफ द डिवाइजर्स निकालना है, ये 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कितना बनेगा सम ऑफ द डिवाइजर? वो बनेगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू में हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस का 3 की पावर 1 प्लस 3 का स्क्वायर। दिस इज द सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, सॉरी डिवाइजर्स। द सम ऑफ दीज डिवाइजर्स इज दिस वन। ये आपका पूरा डिवाइजर्स का सम आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? इज इट क्लियर? नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। कितने तरीके से ये n जो आपका नंबर है, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल लिया 18, उसको आप 2 फैक्टर्स में तोड़ सकते हो। अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका आंसर होगा a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे इस केस में n जो है वो 18 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6/2, दैट विल बी इक्वल टू 3, दैट विल बी इक्वल टू 3। और अगर वो प्रॉपर फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल में +1 करना पड़ेगा डिवाइड बाई 2, है ना? अगर वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो कितने तरीके से आप उसको 2 फैक्टर्स में तोड़ सकते हो? तो तरीका होगा सारे डिवाइजर्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? अब अगला है देख, नंबर ऑफ वेज इन विच अ कंपोजिट नंबर n कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर विच आर रिलेटिवली प्राइम ऑफ टू ईच अदर इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। आप इसको याद कर सकते हैं अगर इच्छा है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट, पर ये बातें जो मैंने बताई है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने आ जाएंगे बच्चों? फटाफट बताइए। a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 इंटू c प्लस 1, चलता जाएगा जितने आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस कितने आएंगे? माइनस का 2 कर देंगे। फिर कैपिटल सम ऑफ द डिवाइजर्स की अगर बात करें, तो सम ऑफ डिवाइजर्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले डिवाइजर की पावर 0 प्लस
उसकी पावर 1, उसकी पावर 2 से लेके जहां तक वो जा रहा है, 2 की पावर 5 तक जा रहा है तो 2 की पावर 5 तक, फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 7 तक जा रहा है तो 3 की पावर 7 तक, उन सबका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द सम ऑफ द डिवाइजर्स. नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व्ड इन अ टू फैक्टर. इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो a+1 b+1 c+1 से लेके जहां तक भी जा रहा है डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, और n अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उस पूरे में +1 कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. डिवीजन इनटू ग्रुप्स. ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करते हैं ये देखिए. ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करते हैं, है ना, हाउ टू डिवाइड इन ग्रुप. द नंबर ऑफ वेज इन विच m plus n डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स कंटेनिंग m and n थिंग्स रेस्पेक्टिवली. टोटल आपके पास थिंग्स कितनी है, m plus n है. अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है. अब दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है और इस तरह से करना है कि एक ग्रुप में m एलिमेंट्स आए और दूसरे में n एलिमेंट्स आए, तो तरीका होगा m plus n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m. अब जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर 10 ऑब्जेक्ट्स को मुझे दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है किस में, एक तो 3 का ग्रुप होना चाहिए, एक 7 का ग्रुप होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear to everyone? So the number of ways in which m plus n different things can be divided into two groups containing m and n things respectively is m plus n का factorial divided by m factorial n factorial. If m बराबर n, then number of ways in which 2n distinct object. अब 2n distinct object हो गए कि नहीं हो गए 2n distinct object. अब यहाँ पे identical objects आ गए. अब identical objects आ गए तो इसलिए मुझे यहाँ पे 2 factorial करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना. We have to do 2 factorial, है ना. If m is equal to n, then number of ways in which 2n distinct object can be divided into 2 equal groups. दो बराबर ग्रुप, जहां पे भी ग्रुप्स की साइज सेम हो गई ना, वहां पे जितनी बार वो ग्रुप साइज रिपीट हो रहा होगा उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब मान लीजिए यहां पे 3n आ जाता तो ये कितना हो जाता, 3n फैक्टोरियल हो जाता, और n के 3 ग्रुप बनाने पड़ते हैं तो n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू में कितना हो जाता, 3 फैक्टोरियल हो जाता, राइट. इट विल बी 3 फैक्टोरियल. तो यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2. ये रूल्स याद रखिए, दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये रूल्स से तो आप सवाल करोगे. आपको ग्रुपिंग करनी है तो ग्रुपिंग कैसे करोगे, रूल से. एनी वन वे इट इज पॉसिबल टू इंटरचेंज द 2 ग्रुप्स विदाउट ऑब्टेनिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूशन. इस पे ध्यान दे, ठीक है. If 2n things are to be divided equally between 2 persons, then the number of ways will be. ये बहुत बढ़िया बात है. अब ये 2 पर्सन में आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है, तो ये तो पहला क्या कर दिया, ये तो आपने ग्रुपिंग कर दिया. अब ये 2 पर्सन में आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो 2 पर्सन में ये तो ग्रुप बनाने के तरीके हैं बाबा. ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये ग्रुप बनाने के तरीके. दीज आर द नंबर ऑफ वे टू मेक ग्रुप. आपको ग्रुपिंग की, आपने डिवीजन इंटू ग्रुप्स किया, इसके ग्रुप बनाए. 2n ऑब्जेक्ट थे, 2n ऑब्जेक्ट के आपने 2 ग्रुप बनाए nn के, तो हो जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. अब ये 2 पर्सन्स में आपको देना भी है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है ना, इक्वली बिटवीन 2 पर्सन्स. देन द नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा, इनटू में 2 फैक्टोरियल. इनटू में 2 फैक्टोरियल क्या आएगा, समझ रहे मेरी बात को, क्योंकि 2 पर्सन्स हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, number of ways in which m plus n different things can be divided into 3 groups containing m and p things respectively is वही एक बात, सेम बात, m plus n plus p का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल. अब तीनों अगर बराबर हो गए तो 3n का फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल हो जाएगा, और 3 फैक्टर्स आ रहे, 3 n फैक्टोरियल सेम आ रहा है, यानी 3 ग्रुप से हमने डिवाइड किया है, तीनों का ग्रुप साइज सेम है. इसका मतलब यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना. इफ 3n थिंग्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 3 पर्सन्स, देन द नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी डन इज 3n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल का होल क्यूब. ये कैसा आया, इस पूरे को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने से. इस पूरे को अगर मैं 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल का होल क्यूब. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ये बात सबको समझ में आती होगी, है ना. इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है बात. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, हाँ ये अलग बात है भाई साहब, दिस इज द नेक्स्ट थिंग. तो ये हमारा अगला पार्ट है. इन जनरल द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू l ग्रुप्स, है ना, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू l ग्रुप्स containing p object each, m groups containing q object each is equal to this. सही बात है. अब ध्यान से देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडेड n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले n फैक्टोरियल आएगा. L ग्रुप्स कंटेनिंग P ऑब्जेक्ट्स, L ग्रुप्स कंटेनिंग P ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि L ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें P ऑब्जेक्ट्स है, इसका मतलब P फैक्टोरियल इंटू P फैक्टोरियल इंटू P फैक्टोरियल, तो P फैक्टोरियल की पावर क्या हो जाएगा, L. ऐसे ही आपके पास M ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास Q ऑब्जेक्ट है, तो Q फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल कितनी बार, M बार, तो Q फैक्टोरियल की पावर M. और अब P फैक्टोरियल कितनी बार आ रहा है बच्चों,
P फैक्टोरियल कितनी बार आ रहा है, L बार आ रहा है, तो यहाँ पे L फैक्टोरियल, और Q फैक्टोरियल कितनी बार आ रहा है, M बार इनटू में N फैक्टोरियल। समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? सबको बात समझ में आती है ना? तो ये इस तरह से अपन कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू p पर्सन, ये अपन बता चुके हैं, इस तरह से p की पावर n। और नंबर ऑफ वेज इन विच n आइडेंटिकल थिंग्स में बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग p पर्सन इफ e पर्सन में रिसीव नन, वन और मोर। या तो उसको एक भी ना मिले, या फिर उसको एक मिले, या एक से ज्यादा मिले, तो n प्लस p माइनस वन cn। फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप मेमोराइज कर लीजिए। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल। देखिए n ऑब्जेक्ट्स थे, n ऑब्जेक्ट्स को आपको n ग्रुप्स में डिवाइड करना था, जिन कितनी बार आ रहे थे, p फैक्टोरियल के ग्रुप्स कितनी बार आ रहे थे, l बार। q फैक्टोरियल के ग्रुप कितनी बार आ रहे थे, m बार। और अगर वो जितनी बार आ रहे थे तो उसके फैक्टोरियल से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब डी अरेंजमेंट क्या होता है? व्हाट इज डी अरेंजमेंट? तो डी अरेंजमेंट की बात करें तो डी अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि देयर आर n ऑब्जेक्ट्स, है ना? जैसे मान लीजिए आपके पास n एनवलप्स है, देयर आर n एनवलप्स, तो आपके पास अगर n एनवलप्स हैं, उन n एनवलप्स को आपको n पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबके ऊपर आपने एड्रेस लिख दिया। अब सबके ऊपर एड्रेस लिख दिया और वो आपने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, पर एक भी एनवलप सही इंसान के पास नहीं पहुंचे, उसको अपन बोलते हैं डी अरेंजमेंट। यानी नन ऑफ द थिंग विल गो टू द डिजायर्ड प्लेस, दैट इज योर डी अरेंजमेंट। और उसको अरेंज करने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं, n फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इट विल बी 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये, माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इस तरह से ही चलता जाएगा। दीज आर द नंबर ऑफ वेज ऑफ डी अरेंजमेंट। यानी सिखाया आपको कि आपने n एनवलप्स को पोस्ट किया उनके डिजायर्ड एड्रेस पे, तो एक भी चीज अपनी सही जगह पे नहीं पहुंची, तो उसको अरेंज करने का तरीका होगा n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल से लेके इस तरह से चलता जाएगा। चलिए एक सवाल देख लेते हैं फटाफट से इस पे। 7 पीपल लीव देयर बैग्स आउटसाइड अ टेंपल एंड रिटर्निंग आफ्टर वर्शिपिंग पिक्ड वन बैग ईच। 7 लोग हैं, सबने बैग छोड़ दिया अपना बार आफ्टर वर्शिपिंग फ्रॉम द टेंपल, एक एक बैग उठा लिया सबने एक रैंडम। इन हाउ मेनी वेज एटलीस्ट 1 एंड एटमोस्ट 3 ऑफ गेट देयर करेक्ट बैग। कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को सही बैग मिला होगा। तो एक बात बताओ, 7 लोगों में से केस नंबर 1 कि एग्जैक्टली एक पर्सन को सही बैग मिल गया, तो 7C1 कितने तरीके से मिला होगा, एक तरीके से, इनटू क्या, बाकी 6 लोगों को तो गलत बैग मिला है ना, तो 6 लोगों को अगर गलत बैग मिला है तो 6 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये लो, ये केस नंबर 1 बनेगा। केस नंबर 2 क्या बनेगा कि एग्जैक्टली 2 लोगों को सही बैग मिला है, बाकी 5 लोगों को गलत बैग मिल गया। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 7C2 आ जाएगा, 7C2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ये 7 लोगों को तो आपको 2 बैग दे दिया अपन ने सही, तो 4 लोगों को बैग गलत भी तो गए होंगे, नहीं 5 लोगों को, तो हो जाएगा इनटू में 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, तो टेंशन मत दीजिए इसकी। केस नंबर 3 की बात करें तो 7C3 3 लोगों के पास सही बैग क्या होगा, बाकी लोगों के पास गलत बैग क्या होगा, तो 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन सॉरी यहां तक आएगा केवल माइनस प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल तक। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। जैसे 7C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, 6 फैक्टोरियल को अंदर भेजेंगे आप तो कितना हो जाएगा, जैसे 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो 120 इंटू 6 720 हो जाएगा, तो इट विल बी 7, ये 1 से 1 तो कट ही गया, ये हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाई 2, तो 720 डिवाइडेड बाई 2 है ना, और ये हो जाएगा माइनस का 720 डिवाइडेड बाई 6 है ना, 720 डिवाइड बाई 6 प्लस ये हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 24 माइनस ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इट विल बी 6 और 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल इट विल बी 1। बस कैलकुलेट हो गया, 360 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट बहुत इजीली कैलकुलेट है, ठीक है। तो सारे केसेस का आंसर विल बी योर फाइनल आंसर, सारे केसेस का आंसर विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सवाल है हमारे सामने, द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग that can be formed by taking 4 letters at a time from the letters of the word syllabus। अब यहाँ पे देखो रिपीट कौन कौन कर रहा है, L 2 बार आ रहा है, यहाँ पे S जो है वो भी 2 बार आ रहा है। अब बचा क्या यहाँ पे, एक तो Y बचा, एक A बचा, एक B बचा, एक U बचा।
ये देखिए, ये 2 बार आ रहे हैं, ये 2 बार आ रहे हैं, बाकी सारे डिस्टिंक्ट हैं, ये सारे अलग अलग हैं. सच दैट 2 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट एंड 2 लेटर्स आर अलाइक. आपको 4 लेटर का शब्द बनाना है विद और विदाउट मीनिंग. 4 लेटर्स का शब्द बनाना है विद और विदाउट मीनिंग, जिसमें 2 सेम है होने चाहिए और 2 अलग होने चाहिए. सच दैट 2 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट एंड 2 लेटर्स आर अलाइक. सबसे पहले तो क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे. किसका सिलेक्शन करोगे कि 2 लेटर सेम हो जाएं. अब 2 लेटर सेम हो जाए तो 2 लेटर या तो ये सेम होंगे या फिर ये सेम होंगे. तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कितने तरीके से, 2C1 तरीके से. यू हैव टू डू द सिलेक्शन बाय 2C1 इनटू में. अब आपको 2 लेटर्स डिफरेंट चाहिए. अगर आपको 2 लेटर्स डिफरेंट चाहिए तो आपके पास डिफरेंट लेटर्स कितने बचे, इसमें से एक तो चला गया दोनों में से. आप बताओ 5 डिफरेंट लेटर बचे कि नहीं बचे. 4 तो यहां पे होंगे और इन दोनों में से कोई भी एक होगा, तो देयर विल बी 5 डिफरेंट लेटर्स. तो 5 डिफरेंट लेटर्स में से आपको कितने डिफरेंट लेटर चूज करने, 2. ऑब्वियस ही बात है. अब अरेंजमेंट किस टाइप से दिखेगा, एक अरेंजमेंट बताता हूं मैं आपको. एल एल Y और A, इसी तरह से तो आएगा. 2 लेटर सेम, 2 लेटर डिफरेंट. इसको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, ये तो आपने सिलेक्शन कर लिया. अब अरेंज कितने तरीके से करोगे, तो अरेंज हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 सेम आ रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, और इनटू में कितना हो जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, बस ये आएगा. जितने अल्फाबेट सेम आते हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है. तो यहाँ पे 2 अल्फाबेट सेम आ रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 2. 5C2 हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 12 के बराबर. तो दैट विल टर्न्स आउट टू बी 240. दैट आंसर विल टर्न आउट टू बी 240, 240 के बराबर आ जाएगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो प्रोबेबिलिटी में हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आता है. सबसे पहले देखिए एक्सपेरिमेंट. एन एक्शन और ऑपरेशन रिजल्टिंग इन 2 और मोर आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. सैंपल स्पेस सभी लोग जानते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. इज इट क्लियर टू एवरीवन. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. देखिए मैं इस टॉपिक में आपको बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आपके दिमाग में फीड हो जाएगा कि यार वास्तव में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम सर ने बताया था, मजा आ गया. बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम बताने वाला हूं, तो उसको जरूर देखिएगा, है ना. प्लीज सी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. कौन सा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम. सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम उसी में आती है, तो हम उसकी बहुत शॉर्टेस्ट ट्रिक बात करेंगे, ठीक है, और सवाल भी लेंगे. तो सैंपल स्पेस हम जानते हैं. इवेंट क्या होता है, इवेंट भी जानते हैं. सिंपल इवेंट क्या होता है, एन इवेंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट इफ इट इज सिंगलटन सेट ऑफ द सैंपल स्पेस. कंपाउंड, एक से ज्यादा इवेंट्स आ जाएगी, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गया. इक्वली लाइकली इवेंट, अ नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ देयर इज नो रीजन फॉर वन इवेंट टू अकर इन प्रेफरेंस ऑफ, है ना, मतलब दोनों की अपनी अपनी इक्वली लाइकली होंगी, ये कह सकते हैं. एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होगी, ये सुनिए. एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होगी, व्हाट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स. All the possible outcomes taken together in which an experiment can result are said to be exhaustive. जितने भी possible outcomes हैं, अगर मैं उन सारे possible outcomes को ले लूं और possible outcomes को लेने से मेरा sample space create हो जाए, तो वो exhaustive events होगी. यानी सारे outcomes को, जैसे डाई पे नंबर इवन आना और डाई पे नंबर ऑड आना, ये दोनों आपस में एग्जॉस्टिव इवेंट्स है. अब आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या फिर डिसजॉइंट इवेंट. 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स जिनके बीच का इंटरसेक्शन या कॉमन फाई आए, यानी कोई भी कॉमन ना आए, देयर इज नथिंग कॉमन, वही लिखा हुआ है. If 2 events cannot occur simultaneously, then they are mutually exclusive. If A and B are mutually exclusive, याद रखना mutually exclusive के साथ साथ इसको disjoint भी बोलते हैं. अगर A और B आपके disjoint events हैं या फिर mutually exclusive events हैं, इसका मतलब A intersection B किसके बराबर होगा, phi के बराबर होगा. A intersection will be phi. और exhaustive का मतलब, एग्जॉस्टिव का मतलब जितने भी इवेंट्स आ रही हैं सबका मैंने यूनियन कर दिया तो वो आपको सैंपल स्पेस दे देगा. और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट का मतलब आपने इंटरसेक्शन लिया तो फाई आ जाएगा भाई साहब, ठीक है. कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होता है, अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 1/2. तो अगर मैं ए को, किसी इवेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ए के बार से डिनोट कर सकते हैं, ए डैश से डिनोट कर सकते हैं, ए के कॉम्प्लीमेंट से डिनोट कर सकते हैं. इज द सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स ऑफ द स्पेस अदर देन द सैंपल पॉइंट इन ए. ए के अलावा जो भी सैंपल पॉइंट है उसके बात होती है कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट. ए के अलावा जितने भी पॉइंट्स है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब सबसे पहले आता है ऑड्स अगेंस्ट एंड ऑड्स इन फेवर्स ऑफ एन इवेंट. इसको ध्यान से सुनिएगा. M plus N equally likely mutually exclusive and exhaustive cases है, यानी mutually exclusive भी है और exhaustive भी है. mutually exclusive है, इसका मतलब दोनों के बीच का intersection phi आएगा. exhaustive का मतलब है दोनों अगर combine कर देंगे तो पूरा sample point आपको दे देगा. तो M plus N equally likely mutually exclusive and exhaustive event है. इसमें से event A can occur in M cases
एंड डज नॉट अकर इन n केसेस। इवेंट A जो है वो m केसेस में अकर कर रही है और n केसेस में अकर नहीं कर रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय m+1, क्योंकि A वाली इवेंट तो केवल m केसेस में अकर कर रही है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, m अपॉन m+n। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए कितना हो जाएगा, P ऑफ A डैश हो जाएगा। अब P ऑफ A डैश कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ, n अपॉन m+1, समझ में आता है, 1 माइनस m अपॉन m+n, ये आ जाएगा P ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट। इसको सॉल्व करोगे तो m+n माइनस का m डिवाइडेड बाय m+n, तो m से m कट जाएगा, तो ये आ जाएगा n अपॉन m+n, राइट। तो P ऑफ A डैश आ जाएगा। तो P ऑफ A पता लग गया, क्योंकि P ऑफ A m नंबर ऑफ केसेस में अकर कर रहा था, तो m अपॉन m+n, तो P ऑफ A डैश कितना आ जाएगा, n अपॉन m+1। और अगर आपको चाहिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, ये आ गया P ऑफ A डिवाइडेड बाय P ऑफ A डैश, तो ये रहा P ऑफ A, ये रहा P ऑफ डैश, दोनों को डिवाइड करोगे तो m अपॉन n। Thus the odd in favor of occurrence of the event A are defined as m अपॉन n, यानी PA अपॉन P ऑफ डैश, PA A डैश, P ऑफ A डिवाइडेड बाय P ऑफ A डैश, ये आपका क्या होता है, ऑड्स इन फेवर, और ऑड्स इन अगेंस्ट निकालना है तो P ऑफ A डैश अपॉन P ऑफ A कर दो, P ऑफ A डैश डिवाइडेड बाय P ऑफ A कर दो, ये हो जाएगा आपका ऑड्स अगेंस्ट और ये हो जाएगा ऑड्स इन फेवर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट एडिशन थ्योरम। ये तो सभी जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालना है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B? ये बराबर आता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अच्छा, A एंड B आर, इफ A एंड B आर डिसजॉइंट, अगर A और B आपके डिसजॉइंट हो गए तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितना आएगा, वो आ जाएगा P ऑफ A प्लस का P ऑफ B के बराबर। ये बात ध्यान रखिएगा। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ P। कई बार इनइक्वालिटी के सवाल भी आए मेंस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, अब तीन इवेंट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। लास्ट में उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये बातें आप ध्यान रखिए बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ A बाई B? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P ऑफ A बाई B? ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी, है ना, इसके बारे में लिख देता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताओ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A when B has already occurred, when B has already occurred, B पहले से ही हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A when B has already occurred। अगर मैंने बोल दिया P ऑफ A बाई B, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट B when A has already occurred। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A बाई B कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB। याद रखिए फॉर्मूला, P ऑफ A बाई B क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB। क्या यहां से मैं एक चीज और लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की बात की जाएगी, वो बराबर आ जाएगा P ऑफ B इंटू में P ऑफ A बाई B, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, P ऑफ B इंटू में P ऑफ A बाई B। चलिए, अगर मैंने आपको बोला मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई A निकालना है, बताओ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय P ऑफ A। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सबको ये बात समझ में आती है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड। कितना जबरदस्त यूज होगा इसका मैं बताऊंगा आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में और बेस थ्योरम में। सही बात है, तो इज इट क्लियर? फॉर्मूला याद रखिए, P ऑफ A बाई B विल बी इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय PB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B आ जाएगा PB इंटू P ऑफ A बाय B। अब देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, इसको समझिएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में व्हाट आई वांट टू टेल, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है मेरे पास, ठीक है, दिस इज अ बॉक्स,
यहाँ पे कुछ इवेंट्स हो रही है इस तरीके से, यहाँ पे कुछ इवेंट्स हो रही है, ऐसे इवेंट्स हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और एक इवेंट और हो रही है, एंड दैट इवेंट इज, अभी नेमिंग कर देंगे हम, नेमिंग कर देंगे इवेंट्स कौन कौन सी हो रही है। ये आपकी E1 इवेंट हो रही थी, ये E2 इवेंट हो रही थी, ये E3 इवेंट हो रही थी, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में आपकी EN इवेंट हो रही है। और ये जो इवेंट आप देख रहे हैं, ये पूरी इवेंट आपकी E है, सही है। तो आप देख सकते हैं कि E का थोड़ा सा पार्ट E1 में भी है, E का थोड़ा सा पार्ट, E का थोड़ा सा पार्ट किस में है, E2 में भी है, E का थोड़ा सा पार्ट EN में भी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि E जो है, E के होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज थ्रू सो मेनी पाथ, वो E1 के थ्रू भी हो सकता है E वाला इवेंट, वो E2 के थ्रू भी हो सकता है, वो E3 के थ्रू भी हो सकता है, वो E4 के थ्रू भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से, मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E चाहिए, मुझे E के होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब E के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत सारे पाथ के थ्रू हो सकती है, वो E1 के थ्रू भी हो सकती है, वो E2 के थ्रू भी हो सकती है, वो E3 के थ्रू भी हो सकती है। यानी इसको क्या मैं बोल सकता हूं, P ऑफ E इंटरसेक्शन E1, है ना, P ऑफ E इंटरसेक्शन E1 प्लस अगला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, है ना। फिर क्या होगा, लास्ट में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन EN। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा R बराबर 1 से लेके N, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E ऑफ R। सही बात है, सही बात है। अगर मैं R को 1 पुट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1, 2 पुट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2, इस तरह से चलता जाएगा। तो P ऑफ E किसके बराबर आएगा, व्हाट इज P ऑफ, अगर मैं पहले वाले की बात करूं, P ऑफ E इंटरसेक्शन E1, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा P ऑफ E1 इनटू में आ जाएगा P ऑफ E बाय E1, प्लस अगला हो जाएगा P ऑफ E2 इनटू P ऑफ E बाय E2, और फाइनली हो जाएगा P ऑफ EN इनटू में P ऑफ E बाय EN। ये क्या है, व्हाट इज दिस, P ऑफ E इंटरसेक्शन E1 क्या है, कि E के होने की प्रोबेबिलिटी व्हाट इज डन फ्रॉम पाथ 1, पहले पाथ से हुआ है, ये पाथ 1 का मतलब E1 के थ्रू हुआ है। E के होने की प्रोबेबिलिटी बाय पाथ 2 दैट इज P ऑफ E इंटरसेक्शन E2। तो अगर सबको सॉल्व करेंगे तो P ऑफ E निकल के आ जाएगा, और P ऑफ E इंटरसेक्शन E1 मैं आपको बता चुका हूं, है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है, जैसे आपको बताया था ना यहाँ पे, इस जगह पे क्या बताया था कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर होता है PB इंटू P ऑफ A बाय B। उसी तरीके से हमने P ऑफ E इंटरसेक्शन E1 लिख दिया, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E बाय E1, इस तरह से चलता जाएगा। यही आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, यही आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल प्रोबेबिलिटी, सही है बात। अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो देखिए, आप क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो देखिए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, लेट आउट ऑफ 3 बॉक्सेस ABC आर गिवन, A कंटेन, देखो 3 बॉक्सेस हैं आपके पास, देयर आर 3 बॉक्सेस, पहला बॉक्स है आपके पास A, दूसरा बॉक्स है आपके पास B, और तीसरा बॉक्स है, बहुत ध्यान से समझना, तीसरा बॉक्स है आपके पास C, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तीनों बॉक्सेस में क्या क्या है, इसमें 3 तो रेड है बालक, और इसमें है 7 ब्लैक। दूसरे वाले बॉक्स में हमारे पास 4 तो रेड है और 6 आपके पास ब्लैक है, और तीसरे वाले में आपके पास 5 तो रेड है और 5 ब्लैक है। अब ध्यान से सुनना, तो आउट ऑफ 3 बॉक्सेस ABC आर गिवन, ये बॉल्स है, नाउ अ डाई इज रोल्ड एंड इफ आउटकम इज लेस देन 2, अगर आउटकम 2 से छोटा आता है देन 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम A, or outcome is 2, 3, 4, then 1 ball is drawn from B is selected, otherwise 1 ball from C is selected, then find the probability that selected ball is red। हमें किस बात की probability निकालनी है कि selected ball जो है, selected ball जो है वो red होगी, selected ball जो है वो red होगी, आपको उसकी probability निकालनी है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, ये मेरे पास 3 रास्ते हैं यहां तक पहुंचने के, यहां तक पहुंचने के मेरे पास 3 रास्ते हैं, है कि नहीं 3 रास्ते, बताऊं, या तो मैं बॉक्स A से बॉल लूंगा और वो बॉल रेड हो जाएगी, या तो मैं बॉक्स B से बॉल लूंगा वो रेड हो जाएगी, या फिर मैं बॉक्स C से बॉल लूंगा वो रेड हो जाएगी। अब मुझे इस रास्ते से फॉलो करना है, A वाले बॉक्स से फॉलो करना है, तो A वाले बॉक्स से अगर मुझे एक बॉल निकालनी है, तो एक बॉल निकालने के लिए डाई को रोल किया है, तो नाउ डाई इज रोल्ड एंड इफ आउटकम इज लेस देन 2, अब आउटकम अगर लेस देन 2 है तो कितने ऐसे आउटकम होते हैं, केवल एक ही ऐसा आउटकम होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/6, इट विल बी इक्वल टू 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, इस वाले केस में हम B वाले बॉक्स को कब चूज करेंगे, और इफ आउटकम इज 2, 3, 4, 3 केसेस, डाई पे अगर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो हम बॉक्स
इसको चूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 पाथ मतलब तीसरा बॉक्स कब चूज करेंगे रिमेनिंग पार्ट पे तो वो जाएगा 2/6 क्योंकि 4 के बाद 5 और 6 आएगा ठीक है। अब बात ये आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये पाथ की प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर मुझे इस पाथ से जाना उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, इस पाथ से जाना उसकी 3/6 होगी, इस पाथ से जाना तो उसकी 2/6 होगी। अब बात ये है कि मुझे इस पाथ से यहां पहुंचना है तो मुझे ए रेड बॉल चाहिए, ए वाले बॉक्स से रेड बॉल चाहिए तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E1। सही बात है, ई के होने की प्रोबेबिलिटी अगर वो E1 पाथ से हो रहा है, ई के होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 3/10। सिमिलरली P ऑफ E/E2 कितनी हो जाएगी दैट विल बी 4/10 और ये कितना हो जाएगा बच्चों दैट विल बी इक्वल टू 5/10। कुछ नहीं करना, बस सवाल खत्म हो चुका है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सेलेक्टेड बॉल इज रेड, दिस विल बी इक्वल टू दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, यानी हो जाएगा 1/6 इंटू 3/10, ये हो जाएगा 3/6 इंटू में 4/10 प्लस ये हो जाएगा 2/6 इंटू में 5/10, तो अल्टीमेटली नीचे तो 60 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 12 + 10, ये हो जाएगा आपका कितना, दिस विल बी इक्वल टू 15, 25/60 यानी ये हो जाएगा 5/12 एंड दैट इज द आंसर। दैट इज द आंसर। देखिए कितना आसान है, अगर आप इसको पाथ में बना के सॉल्व करोगे ना भाई साहब तो मजा आ जाएगा सवाल को करने का। यही टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बस इतना सही था सर, कुछ नहीं था इसमें, तो बहुत इजी है, वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम बेस थ्योरम पे। अब बेस थ्योरम क्या होगा, बेस थ्योरम आपका थोड़ा सा बस आगे का प्रोसेस है, किसका, टोटल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा आगे से प्रोसेस। अब थोड़ा सा आगे वाला प्रोसेस है, इसका मतलब आपको इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी E/E की, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E के वो पाथ E से हो रहा होगा, E से हो रहा होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताओ, P ऑफ E इनटू में P ऑफ E/E और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा E की टोटल प्रोबेबिलिटी, E का टोटल प्रोबेबिलिटी। कहने का मतलब पाथ E का कितना कंट्रीब्यूशन रहा था। देखो डिनोमिनेटर में तो हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आएगा, डिनोमिनेटर में तो टोटल हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आएगा, ऊपर ही होगा किसी पर्टिकुलर पाथ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले सवाल में आप देखिए ध्यान से, इस वाले सवाल में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं। मैंने आपको क्या बोला कि इफ अ बॉल इज ड्रॉन एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, ध्यान से सुनना, इफ अ बॉल इज ड्रॉन एंड इट इज फाउंड टू बी रेड then find the probability that it was drawn from bag A, कि वो बैग A से आई थी, यानी E1 का कंट्रीब्यूशन। तो आंसर पता है क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो 5/12 आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में तो 5/12 आएगा। अब A का कंट्रीब्यूशन कितना है, A का कंट्रीब्यूशन है 1/6 इंटू 3/10, 1/6 इंटू में 3/10, बस यही आपका आंसर है, बस यही आपका आंसर है, कुछ नहीं है। ये बेस थ्योरम लग गई यहाँ पे, ये बेस थ्योरम लग गई। क्या बोला सवाल में, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बॉल इज रेड। अगर मैंने इसको हटा के ये बोल दिया आपसे कि अगर आपने बॉल निकाली एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, वो बैग ए या बॉक्स ए से आई थी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको बात समझ में आ गई। चलिए हम बेस थ्योरम का एक सवाल और करते हैं, है ना, बेस थ्योरम का एक सवाल और हो जाए बच्चों। चलिए ये लो एक और बेहतरीन सवाल, एक और बेहतरीन सवाल बेस थ्योरम का। देखिए कैसे करेंगे, लेट अ स्टूडेंट अटेम्प्ट अ एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब इसमें 1 करेक्ट भी हो सकता है, मोर देन 1 करेक्ट भी हो सकता है। है ना, ही आइदर, ये आइदर है बेटा, he either knew the answer or copies it or make a guess। आपको डेडिकेट करता हूं ये सवाल, है ना, he either knew the answer or copies it or make a guess with probabilities 0.3, 0.5, 0.2, also the probability that his answer is correct if he copies is 1/2। now it was found that his answer is correct, find the probability that he knew the answer। समझ में आ गया, now it was found that his answer is correct। आप यहीं पे रुक जाओ, बस यहीं पे रुक जाओ, अगर आगे बढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, यहीं पे रुक जाओ। नाउ इट इज फाउंड दैट हिज आंसर इज करेक्ट, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए कि आंसर करेक्ट है, आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए कि आंसर करेक्ट है ना, आंसर इज करेक्ट। यहां तक काम कर लेते हैं पहले कि आंसर उसका सही हो जाए, है ना, आंसर उसका सही हो जाए। तो 3 टोटल केसेस हैं। पहला केस क्या है कि उसको आंसर पता था, ही न्यू द आंसर। सेकंड केस क्या है, ही कॉपीज द आंसर। और थर्ड क्या है, वो गेस करता है आंसर को। और सबकी प्रोबेबिलिटीज आपको रेस्पेक्टिवली दे रखी है, सबकी प्रोबेबिलिटीज आपको रेस्पेक्टिवली दे रखी है। अगर वो न्यू है उसको आंसर तो दैट विल बी 0.3, इफ ही गेसेस कॉपीज द आंसर इट विल बी 0.5, एंड इफ ही गेस द
आंसर उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 के बराबर। अब हमें यहां तक पहुंचना है, इस तरीके से हमें यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। देखो सेम बात, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब ही न्यूज द आंसर, और आंसर करेक्ट करना है और उसको आंसर पता है, तो पागल तो होगा नहीं, पागल तो होगा नहीं, या मेंटली रिटार्डेड बच्चा तो होगा नहीं कि भाई साहब उसको आंसर पता था फिर भी वो गलत करके आ गया। इसके लिए तो प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो जाएगी, है ना। अरे समझ में आ रहा है ना, पागल थोड़ी, आंसर पता है फिर भी गलत करके आ रहा है, बेवकूफ थोड़ी है ना। खतरों के मौत, है ना, सर पे कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते क्या, तो वो 1 नहीं कुछ और करके आ रहा है। अरे 1 ही आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, सही है ना, आंसर पता है और सही करके आना है। कॉपीज इट। अब कॉपीज इट में क्या होता है, अब कॉपीज इट में प्रॉब्लम होती है कि जहां से आप कॉपी कर रहे हो जरूरी थोड़ी वो सही होगा, वो भी तो गलत हो सकता है जहां से, क्योंकि आपको तो सवाल सही जवाब देना है, तो जरूरी थोड़ी जहां से आपने कॉपी मारा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता, दिल से पूछ के होता है ना। अगर आपने कॉपी मारा है और वो आंसर सही है, जरूरी थोड़ी वो सही होगा। वैसे इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, इट विल बी 1/2। वो सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर आता है गैस मारता है। अब गैस कितने तरीके से मार सकता है बताओ, गैस कितने तरीके से मार सकता है। 4 ऑप्शन है आपके पास ABCD, या तो चारों ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन सही हो, 4C1 तरीके से गैस मार सकता है, या तो A होगा, या तो B होगा, या फिर C होगा, या फिर D होगा, या फिर प्लस 4C2, या तो AB होगा, या फिर AC होगा, या फिर AD होगा। भाई 2 ऑप्शन भी तो सही हो सकते हैं। अगला गैस कितना होगा, 4C3, सही बात है। अगला कितना होगा, 4C4, चारों ही सही हो जाए। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 - 1, यानी दैट विल बी इक्वल टू 15 तरीके होंगे गैस मारने के। गैस मारने के 15 तरीके होंगे, या तो A, या तो B, या तो C, या तो D, या तो AB, या तो BC, है ना, या तो AB, या तो AC, या तो AD, या फिर BC या BD। फिर 3 में ABC, BCD, CD है, समझ रहे बात को, DAB, और चारों मारेंगे तो क्या होगा, ABCD। तो टोटल मिला के 15 तरीके, या तो आप मैनुअली काउंट कर लीजिए या फिर इससे देख लीजिए। तो टोटल मिला के 15 तरीके होंगे, पर सही करने का केवल एक तरीका होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/15। अब हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि वो सही आंसर दे दे। अभी यहीं तक चेक कर रहे हैं हम कि वो सही आंसर दे दे। तो आंसर कितना हो जाएगा बताइए, इट विल बी 0.3 इंटू में 1, प्लस इट विल बी 0.5 इंटू हाफ, प्लस का 0.5 इंटू में हाफ हो जाएगा, और प्लस यहां से देख रहे हैं, प्लस कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 1/15, 0.2 इंटू 1/15। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो भी आएगा, मतलब वॉट एवर, कैलकुलेट दिस, है ना, यू कैन कैलकुलेट दिस, कितना आ जाएगा ये, तो जो भी आएगा कैलकुलेट करने पे, तो ये तो आपका आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी, ये आपको मिल गया P ऑफ E, है ना, P ऑफ E आपको मिल चुका है। आपको क्या चाहिए, आप आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यूज द आंसर। वेरी गुड, मतलब न्यू वाले से कितना कंट्रीब्यूशन था, उस वाले पाथ से कितना कंट्रीब्यूशन, वो ऊपर आएगा बस। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी। ये हो गया बेस थ्योरम खत्म, ये हो गया बेस थ्योरम खत्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको बात समझ में आई बेटा, मजा आया, हिट द लाइक, यस, समझ में आया सभी को। तो मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम बिल्कुल सेम है, बस इतना सा ध्यान रखना कहां पे स्टॉप मारना है और कौन से पाथ का यूज करना है। राइट गाइस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े, चलो देखते हैं, आइए। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिपीटेड ट्रायल। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगेगा, जब एक ही चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं एन क्या होता है आपका बेटा, नंबर ऑफ ट्रायल्स। एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात कर रहे हैं। यहां पे 2 आउटकम्स होते हैं, देयर विल बी 2 आउटकम्स। अब 2 आउटकम कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो आपका सक्सेस हो सकता है, एक आपका फेलियर हो सकता है। सक्सेस को मैं डिनोट करूंगा P से, सक्सेस के होने की प्रोबेबिलिटी दैट विल बी P, और फेलियर की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, Q। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या होगा, प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू रैंडम वेरिएबल, कैपिटल X रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू स्मॉल x, ये बराबर होगा NCX, सक्सेस की पावर n माइनस x, और फेलियर की पावर ये x हो जाएगा। NCX सक्सेस की पावर n माइनस x, और फेलियर की पावर क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। कई बार आपको इस तरह से भी लिखा जाता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, P। व्हाट डज इट डिनोट्स, ये क्या डिनोट कर रहा होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n, P। ये भी आपको देखने को मिल सकता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, और P क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस। अगर आप प्रोबेबिलिटी सक्सेस पता है तो फेलियर की तो ऑलरेडी पता होगी, क्योंकि देयर आर ओनली एंड ओनली 2 आउटकम्स, एक सक्सेस है और एक फेलियर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x का वैल्यू मान लीजिए एटलीस्ट 2 बोल दिया। अब एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हो सकता है कि स्मॉल x का वैल्यू 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। तो एक बार x की जगह 2 पुट कर दिया, एक बार 1 पुट कर दिया, और एक बार 0 पुट कर दिया। राइट गाइस, ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेल्स आउट
हाउ अ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सेवरल वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। बिल्कुल सही बात है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि आप किसी भी रैंडम वेरिएबल टोटल प्रोबेबिलिटी एक को कितने सेवरल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखिएगा। मीन कैसे निकालते हैं? मीन आपने निकाल लिया पीआई एक्सआई, पीआई का मतलब ये प्रोबेबिलिटीज है, तो पीआई इंटू एक्सआई, एक्स क्या है आपका रैंडम वेरिएबल। मान लीजिए आपका रैंडम वेरिएबल है और ये करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है। रैंडम वेरिएबल आपका 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। रैंडम वेरिएबल आपका 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, प्रोबेबिलिटीज आ रही है 1/2, 1/3 और 1/5, इस तरह से 3 प्रोबेबिलिटीज आ रही है। अब आपको इसका मीन निकालना है। अगर आपको इसका मीन निकालना है तो मीन कैसे निकलेगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस इंटू दिस, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? सिग्मा पीआई। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम ये आपको मीन दे देगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा पीआई एक्सआई। ठीक है, क्योंकि सिग्मा पीआई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा पीआई इनटू एक्सआई। दैट विल गिव यू मीन, और इसको आप एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं। यू कैन कॉल इट एक्सपेक्टेशन, या फिर इसको ईएक्स भी लिखा जा सकता है। ये बात ध्यान रखिए, सिग्मा पीआई एक्सआई। वेरिएंस कैसे निकालेंगे? वेरिएंस निकालने का बहुत आसान फॉर्मूला है। ये इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है वेरिएंस बराबर सिग्मा पीआई एक्सआई का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी निकालना है, तो मैंने एक्स स्क्वायर भी निकाल दिया। तो एक्स स्क्वायर की टेबल क्या बनेगी बच्चों? एक तो 0 बनेगी, एक 1 बनेगी और एक 4 बनेगी। x तो आपको पता ही है ना, x तो 0 1 2 है, x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 1 4। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वेरिएंस निकालना है ये, तो इसको ध्यान से देखिए। ये क्या लिखा हुआ है वो मैं समझा रहा हूं। ये क्या लिखा हुआ है इसको समझिए। दिस इंटू 1/2, दिस इंटू 1/3 प्लस दिस इंटू 1/5, ये आपका ये क्वांटिटी बनेगा। ये लिखा हुआ है पीआई इंटू में एक्सआई का स्क्वायर, यानी प्रोबेबिलिटी तो सेम है, रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर, तो उन सबका सम माइनस म्यू का स्क्वायर। म्यू आपका क्या था? मीन, मीन का स्क्वायर, तो मीन तो आप पहले ही निकाल चुके हैं। कैसे? सिग्मा पीआई एक्सआई, और उस पूरे का होल स्क्वायर। मान लीजिए मीन आपका 5 आया, तो 5 का स्क्वायर, बस यहां पे वही लिखा हुआ है, दैट इज वेरिएंस। और इसका अंडर रूट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी है मैं बता चुका हूं आपको। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखिएगा, वो n इंटू पी के बराबर होता है। मीन बोलो या एक्सपेक्टेशन बोलो, मीन बोलो या फिर एक्सपेक्टेशन बोलो, ये किसके बराबर होता है? दैट विल बी इक्वल टू n इंटू पी। और वेरिएंस जो बराबर होता है वो बराबर होता है n इंटू पी इंटू क्यू के, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो जाएगा वो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ n इंटू पी इंटू क्यू के बराबर। ये बात ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहानी और ये कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में बहुत बार ये फॉर्मूले होते हैं। n आपको पता ही है और p आपको पता है क्या होता है, p उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आगे हम बढ़ते हैं अगली कहानी पे, जो है सेट की कहानी। सवाल हमने चैप्टर में ले लिए थे बेटा, इतने सवाल बहुत है, ठीक है, इतना क्विक रिवीजन में दैट क्वेश्चंस इज इनफ। तो सेट्स की बात करते हैं। व्हाट इज सेट? तो सेट के बारे में सबसे पहले लिख देते हैं, सेट क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे कि क्या? वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। रिवर्स ऑफ इंडिया इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ रहे बात को? ये सारी सेट की डेफिनेशन है। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सेट को रिप्रेजेंट करने अब तो सेट में बहुत सारे एग्जांपल्स आई कैन टेक, है ना, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं सेट के अंदर। तो अगला जो आता है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है। सबसे पहले तो सेट कितने प्रकार के होते हैं? सेट 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या होते हैं? एक तो होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, एक तो होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा फॉर्म कौन सा होता है बेटा? दैट विल बी इक्वल टू रोस्टर फॉर्म। दैट विल बी इक्वल टू रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में तो क्या होता है? एलिमेंट्स को कैसे लिखाया जाता है? कर्ली ब्रैकेट में लिखाया जाता है, सेपरेटेड बाय कॉमास। और सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है? कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, जैसे x लिख दिया और x जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा होगा उसको लिख दिया जाएगा, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, और ये रोस्टर फॉर्म होगी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे मैंने बोला इस तरीके से, सेट ए लिखा, यहाँ पे लिख दिया x, और x क्या है? x इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इस तरह से मैंने आपके सामने लिख दिया इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये मैंने सेट को रिप्रेजेंट किया है। ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा? a, e, i, o, u। होप ये सभी आपको आता होगा, है ना। दिस इज वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट का मतलब ऐसी डेफिनेशन जिसमें एक भी सेट ना है, एक भी एलिमेंट ना है, है ना, एक भी एलिमेंट ना है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया, एक सेट दिया हुआ है x,
एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 0। ये एक सेट दिया हुआ है और यहाँ पे एक बात और दी हुई है साथ में, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है। ये क्या है? नल सेट है। दिस इज नल सेट, क्योंकि यहाँ से आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 को 0 पुट करोगे यू विल नॉट गेटिंग एनी नेचुरल नंबर, आपको कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलने वाला। सिंगलेटन सेट क्या होता है? जिससे केवल और केवल आपको एक एलिमेंट मिला हो। फाइनाइट सेट क्या होता है? काउंटेबल सेट, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, दैट इज फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट ये काम नहीं है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? इनफाइनाइट सेट बेटा एक ऐसा सेट होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ होल नंबर्स एक इनफाइनाइट सेट है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? हाँ, दो सेट्स बराबर होंगे तो वो इक्वल सेट्स होंगे, है ना। आप दो सेट्स बराबर कब होंगे? दो सेट्स बराबर कब होंगे? दो सेट बराबर कब होंगे? दो सेट बराबर कब होंगे? जैसे ए वाला सेट है तो ए का हर एक एलिमेंट बी का मेंबर हो, या फिर बी का हर एक एलिमेंट ए का मेंबर हो, तो आप दोनों सेट को बराबर बोल सकते हैं और उसको डिनोट किया जाता है ए बराबर बी से। दो सेट बराबर होते हैं तो ए इज अ मेंबर ऑफ बी या बी इज अ मेंबर ऑफ ए, देन इट इज कॉल्ड ए बराबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इक्विवेलेंट सेट, वही बात है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब, इक्विवेलेंट सेट का मतलब ही वही है, इक्वल सेट्स। सबसेट्स क्या हो सकते हैं? सबसेट का मतलब ये होगा कि एक एलिमेंट दूसरे का सबसेट होगा। जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर की बात करें, अगर मैं ए सेट को बोल दूं कि x है आपका और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और आपको बोला गया है कि x इज लेस देन इक्वल टू 7 है, और आपका b जो है वो एक सेट है, वो इस तरह से दिया हुआ है आपको 1 2 3, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे b a का सबसेट है? b इज अ सबसेट ऑफ a, b इज अ सबसेट ऑफ a, क्योंकि a के अंदर क्या क्या एलिमेंट आने वाले हैं? x लेस देन इक्वल टू 7, x एक नेचुरल नंबर है तो 7 आएगा, 6 आएगा, 5 4 3 2 1 आएगा, और b के अंदर आ रहा है 1 2 3, तो क्या मैं बोल सकता हूं b इज अ सबसेट ऑफ a? b a का क्या होता है? सबसेट होगा, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है ये बताना है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर मैं बात करूं a इज अ सबसेट ऑफ b, है ना, देखिएगा ध्यान से, a इज अ सबसेट ऑफ b, अगर a b का सबसेट है एंड a इज नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं है, देन ये क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। a इज प्रॉपर सबसेट, देन a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। याद रखिएगा, a अगर b का सबसेट है और a बराबर b नहीं है, देन a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। इक्विवेलेंट सेट में आप एक बात ध्यान रख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। यूनिवर्सल सेट तो जानते हैं ये सबसे बड़ा सेट होता है, इट इज द बिगेस्ट सेट जिसमें से सारे सेट्स आपके निकलते हैं। पावर सेट की बात कर रहे थे, व्हाट इज पावर सेट? जैसे ध्यान से देखिए, अगर ए सेट दिया हुआ है आपको 1 2 3, मुझे इसका पावर सेट लेना है। पावर सेट को डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से, पावर सेट को डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से, तो पी ऑफ ए क्या होगा? द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। कहने का मतलब जैसे एक 1 आ गया, एक आ गया आपका 2, एक आ गया आपका 3, एक कितना आ जाएगा बच्चों? 1 2, एक कितना आ जाएगा? 1 3, एक कितना आ जाएगा? 1 2 3, और एक कितना हो जाएगा? 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए 8, है ना। एक और बच गया शायद, 1 2 3 1 2 3, ये एक और बच गया 2 3, सही बात है। 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 2 3 आ गया। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ध्यान रखना, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है, ये बात ध्यान रखना। तो पावर सेट क्या होता है? द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज पावर सेट। वो 2 की पावर n होता है, एक तरह से 2 की पावर n, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 दैट विल बी इक्वल टू 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। यूनियन ऑफ सेट का मतलब होगा a यूनियन b, x इज बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ऑब्वियस सी बात है, यूनियन का मतलब है तो और आएगा बीच में, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, a इंटरसेक्शन b, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, a माइनस b, a में से b को घटा रहे हैं, यानी a के वह एलिमेंट जो b के अंदर नहीं है। ऐसे याद रखो, a के वो एलिमेंट जो b के अंदर नहीं है, द एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट इन b, दैट इज a माइनस b। a का कॉम्प्लीमेंट, वही बात है ना, ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, और ए कॉम्प्लीमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, ए के अलावा, है ना, दोनों अलग बात है, दोनों का सेम मत देना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन
बी का कॉम्प्लीमेंट ये होता है आपका डी मॉर्गन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए इसको। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट को अलग कर दो, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन लगा दो, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन लगा दो, दोनों के कॉम्प्लीमेंट को अलग कर दो। डिसजॉइंट सेट्स बता ही चुका हूं, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आ रहा है देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमेशा फाई आता है, ऑब्वियस सी बात है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट तो डिस्टेंट होंगे ही सही, क्योंकि अगर ए में 1 2 3 4 5 आ रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट में 5 6 7 8 9 मतलब उसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे सारे ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिफरेंट ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, आप याद रख सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? इट इज वेरी क्लियर भाई। वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं ना, ये आपका ए वाला एलिमेंट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना हो जाएगा, ये ए माइनस बी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। तो ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये भी म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट होते हैं, ये भी डिसजॉइंट सेट होते हैं। ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये भी डिसजॉइंट सेट होते हैं। ये ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ये क्या है बी माइनस ए, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, और ये ए इंटरसेक्शन बी, दीज आर आल्सो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, ये भी डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ को याद करना बहुत आसान तरीका है, ए यूनियन बी का डैश, पहले ए डैश लगा दो, बी डैश लगा दो, या यूनियन आ रहा है तो या इंटरसेक्शन लगा दो, राइट। याद रखिएगा डी मॉर्गन लो, छोड़िएगा मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बढ़िया, वेन डायग्राम, ए यूनियन बी, बहुत सुंदरता से आप देख सकते हैं ए यूनियन बी कैसा दिखाई दे रहा है आपको। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच का कॉमन बता चुका हूं मैं आपको। ए माइनस बी, ये भी बता दिया मैंने आपको, ए माइनस बी, ये रहा बी माइनस ए आपका, है ना, ये रहा आपका ए माइनस बी, और ये हो गया आपका बी माइनस ए। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए यूनियन बी, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, यूनियन ए यूनियन बी, सॉरी यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आएगा। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये ए यूनियन बी के बराबर होगा? यस। इसका और इसका तीनों का यूनियन कर दूंगा तो ए यूनियन बी बन जाएगा, राइट। ये है आपका ए, ये जो गोला देख रहे हैं, गोला, ये जो धरती पे ये गोला है, ये जो गोला है ये आपका ए है, इसके बचा हुआ जो है वो है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। ये है क्या, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये क्या डिसजॉइंट सेट्स, अलग अलग, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई आता है, और ए यूनियन ए डैश वो यूनिवर्सल सेट आता है, देख सकते हैं। ये आपका ए है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, व्हाइट वाला पोर्शन, जो व्हाइट शेडेड पोर्शन है ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैंने दोनों का यूनियन कर दिया तो क्या बन जाएगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, दैट विल बी यूनिवर्सल सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, जहां पे ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, देख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये एन के बराबर। ये सारे फॉर्मूले आप अपने आप देख सकते हैं, ये सारे फॉर्मूले आप अपने आप देख सकते हैं कि वेन डायग्राम की मदद से यू कैन सी दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, रिलेशंस की बात करते हैं। अब इंट्रोडक्शन की बात करें रिलेशंस में, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि कोई भी रिलेशन, अगर कोई भी रिलेशन आपका ए टू बी डिफाइन है, अगर कोई भी रिलेशन अगर आपका ए टू बी डिफाइन है, तो अगर ए टू बी डिफाइन है तो आपने ए क्रॉस बी निकाला। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस बी से आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, और आपका जो रिलेशन होगा उस ऑर्डर्ड पेयर का एक सबसेट होगा, दैट इज योर रिलेशन। आपका जो रिलेशन होगा दैट विल बी सबसेट ऑफ दैट ऑर्डर्ड पेयर जो आपको ए क्रॉस बी से मिलने वाले होंगे। सही बात है, ए क्रॉस बी से मिलने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, लेट अस सपोज आपके पास है ए 1, 2, 3 और बी है आपके पास 5, 6। अगर मैंने यहाँ पे ए क्रॉस बी कैलकुलेट किया तो ए क्रॉस बी कितना आ सकता है बताओ। एक तो आ जाएगा आपका 1, 5, एक आ जाएगा आपका 1, 6, एक हो जाएगा आपका 2, 5, एक हो जाएगा 2, 6, एक हो जाएगा आपका 3, 5 और एक हो जाएगा आपका कितना 3, 6। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना, यू कैन राइट लाइक दिस। तो इसमें से आप कोई भी रिलेशन को डिफाइन कर सकते हो, इसका सबसेट होगा कोई भी रिलेशन। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, टोटल रिलेशन ऑफ मतलब का ये हो गया कि ए के अंदर एक m एलिमेंट्स है और बी के अंदर एक n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, mn हो जाएंगे।
तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 की पावर mn, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर mn। अब डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, अब डोमेन एंड रेंज और रिलेशन की बात करूं, जैसे इस वाले में बात करूं, आपने A क्रॉस B निकाला और ये पूरा आपका एक रिलेशन है, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन विल बी द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ दिस रिलेशन, यानी 1 2 एंड 3, और रेंज की बात करूं तो कितना हो जाएगा 5 और 6, तो डोमेन तो हो जाएगा आपका 1 2 3 और रेंज हो जाएगा आपका 5 और 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। लेट ए बी अ सेट, देन द रिलेशन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। इन अदर वर्ड, अ रिलेशन आई ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट अगर खुद से रिलेट होगा तो वो कहलाता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। अब आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R on a set A is said to be reflexive. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, reflexive, symmetric और transitive. A relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करे, है ना, सही बात है। Thus R on a set A is not reflexive if there exists an element A belongs to A such that A comma A does not belongs to R. वो रिलेशन नहीं होगा। Every identity relation is reflexive but every reflexive relation is not identity. याद रखना ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर एक आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा बट every reflexive relation is not identity relation. ये ध्यान रखना है आपको, that you have to memorize, इस बात को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिफ्लेक्सिव का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं खुद से लेके खुद तक, है ना, खुद से लेके खुद तक। जैसे 1,1 ये क्या रिफ्लेक्सिव है। जैसे आगे बढ़े हम आगे, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा। सिमेट्रिक में बहुत सीधी सी बात है कि अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R है तो ऑब्वियस सी बात है कि B कॉमा A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। जैसे हमारे प्लेन्स में लाइंस हैं, अब लाइंस है तो L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगा, सही बात है ना। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगा, तो सिमेट्रिक तो होगा ही। सही समझ में आ रही है बात। अब सेम एग्जांपल आप ट्रांजिटिव में ले लो। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज A कॉमा C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव होता है। लेट A बी एनी सेट रिलेशन R इज सेट टू बी ट्रांजिटिव, A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज A कॉमा C बिलोंग्स टू R, तब ये ट्रांजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल, अगर लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 जो लाइन है वो L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर होगी? यस और नो? समझ के बताइए, समझ के बताइए। ये आपकी लाइन L1 है, that is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, then L1 and L3 are perpendicular. No, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता। यही ट्रांजिटिव का मतलब होता है। अगर तीनों रिलेशन एक साथ हो गए, अगर तीनों रिलेशन एक साथ हो गए तो कौन सा रिलेशन कहलाएगा? That will be equivalence relation. ध्यान रखना, equivalence relation R on a set A is said to be equivalence relation on A if it is reflexive, if it is symmetric, if it is transitive. It is not necessary that every relation which is symmetric and transitive is also reflexive. ये तो खैर हम जानते ही हैं अच्छे से। तो भाई साहब, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? खुद से लेके खुद तक। A कॉमा A बिलोंग्स टू R रिफ्लेक्सिव है। A कॉमा B बिलोंग्स टू R, then B comma A belongs to R, that will be symmetric relation. Or A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, then A comma C also belongs to R. इसका मतलब वो ट्रांजिटिव है। और तीनों अगर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हमारा कौन सा रिलेशन है? That is our equivalence relation. तो हमें इतना ही बात इस पर ध्यान रखना है, ट्रांजिटिव कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं और रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सवाल देखते हैं। सबसे पहला देखिए सवाल क्या है। कंसीडर द टू सेट्स A, M belongs to R. पहला वाला सेट क्या है कि बोथ द रूट्स आर रियल। अब दोनों रूट्स रियल हैं, तो बताइए दोनों रूट्स रियल कब हो सकते हैं? तो दोनों रियल रूट्स तब होंगे जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब इसका d ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका मतलब माइनस टाइम्स ऑफ m प्लस 1 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर, माइनस का 4, a तो 1 हो जाएगा, c कितना हो जाएगा? m प्लस 4, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट्स रियल है। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा m स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का 1 माइनस का 4m माइनस का 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा m स्क्वायर माइनस का 2m और ये हो जाएगा माइनस का 15, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करोगे तो m स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा? 5m प्लस का 3m माइनस का 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा m इंटू m माइनस 5 प्लस का 3 इंटू m माइनस 5, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यूज मिलेगी बच्चों, एक -3 मिलेगी, एक 5 मिलेगी, तो प्लस माइनस प्लस। अपन को कौन सा आंसर चाहिए? पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो आंसर हो जाएगा कैसे? ऐसे 3 पे क्लोज ब्रैकेट इस तरीके से और 5 पे क्लोज ब्रैकेट इस तरीके से, -3 पे क्लोज ब्रैकेट। सॉरी, ये पहले वाले सेट का रिजल्ट आ रहा है। अब दूसरे वाले सेट का रिजल्ट क्या है? -3 से लेके 5, यानी -3 पे तो क्लोज है, -3 पे क्लोज है और 5 पे क्या है? ओपन। 5 पे क्या है? ओपन।
5 पे ओपन है, इस तरह से। ये आपका ए वाला सेट है और ये आपका बी वाला सेट है। अब हमें ऑप्शंस चेक करने, जेई मेंस का सवाल है, देखो कितना बेहतरीन सवाल पूछा था जेई मेंस में। कुछ नहीं करना था, बस इतना सा ध्यान रखना था, क्वाड्रेटिक मिक्स कर दिया उन्होंने। रूट्स रियल है तो रूट्स रियल, इसका मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सही नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ए यूनियन बी देखो, है ना, ये किसके बराबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। एक तो ये ए यूनियन बी दिया हुआ है, स्टार्ट करें चेक करना। सबसे पहले देखिए ए माइनस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी का मतलब ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, देखिएगा ध्यान से, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो यानी आप 3 नहीं ले सकते, -3 नहीं ले सकते क्योंकि वो बी में आ रहा है। यानी सबसे पहले अगर मैं a माइनस बी आपके सामने निकालना चाहूंगा तो a माइनस बी कितना आएगा। अच्छा एक बात तो और देखिए, a इंटरसेक्शन b 3 के बराबर आ रहा है, ये तो सही ऑप्शन है, बट हमें तो नॉट ट्रू बताना था। तो a माइनस बी का मतलब कितना होगा, देखिएगा ध्यान से, -∞ से लेके -3 पे ओपन आएगा क्योंकि वो b में इंक्लूडेड है। और यूनियन कितना होगा, यूनियन 5 पे क्लोज आएगा कि 5 पे ओपन आएगा, 5 पे क्लोज आएगा क्योंकि 5 b में नहीं है पर a में है, तो यूनियन 5 से लेके क्लोज इंफिनिटी, ये आपका a माइनस बी आएगा। दिस इज योर a माइनस बी। और ऑप्शन में देख सकते हैं कि a माइनस बी क्या दिया हुआ है, -∞ से -3 यूनियन 5 से लेकर इंफिनिटी। अब बच्चा यहां पे गलती क्या कर देता, छोटी सी भी गलती होती है अगर कंसेप्ट की, उसको ये पता नहीं होता कि a माइनस बी क्या होता है। यानी a का वो एलिमेंट जो b में नहीं है, इसका मतलब 5 पे क्लोज आएगा, ओपन नहीं आएगा, है ना। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। द करेक्ट आंसर विल बी 5 पे क्लोज, दैट विल बी क्लोज ब्रैकेट 5 से लेके इंफिनिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आती है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट ए हैज m एलिमेंट्स, सेट बी हैज n एलिमेंट्स, इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, देन द वैल्यू ऑफ m इनटू n कितना आएगा। चेक कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकालिए। वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए आंसर क्या आएगा। क्या आपका आंसर 28 आ रहा है? Are you getting 28 आंसर? If yes, then very good. तो बोला सेट A में m एलिमेंट्स है, सेट B में n एलिमेंट्स है, तो सबसेट्स कितने होंगे बताओ। A में सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर m, है ना, A में सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर m, और B में सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर n। तो क्या बोला गया, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इज 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ B, यानी 2 की पावर m इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर n प्लस का हो जाएगा 112। सही बात है, 2 की पावर m इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 112, यानी 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा 112। अब इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको चाहो तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए m और n की वैल्यू देख के। इनका डिफरेंस थोड़ा सा लार्ज आएगा, जैसे मैंने m को 6 ले लिया और n को 2 ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 32 64, यहां से तो नहीं आएगा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। m का वैल्यू 7 ले लो, अगर m का वैल्यू 7 लोगे तो 2 की पावर 7 हो जाएगा, तो 2 की पावर 7 ये 128 के बराबर होता है। हो गया काम, हो गया। n का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल मिला के 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 128 में से अगर 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 112 मिल जाएगा। इसका मतलब इट इज क्लियर कि m का वैल्यू 7 आएगा और n का वैल्यू कितना आएगा 4, और हमें m इंटू n का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा 7 इंटू 4, दैट विल बी इक्वल टू 28। ये 28 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहीं पे सेशन को एंड करते हैं बच्चों। होप यू हैव एंजॉयड इट। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि भयंकर मेहनत करना स्टार्ट कर दो, दबा के दिल लगा के मेहनत करना स्टार्ट कर दो बच्चों। अब समय बहुत कम बचा है। मेहनत करने का मतलब है बस सब भूल जाओ, सोना उठना खाना पीना सब भूल जाओ, है ना। खाना है मतलब ऐसी बात नहीं है, सब भूल जाओ। 15 घंटे एक दिन में पढ़ाई करनी है, 14 से 15 घंटे, सोना भी है 6-7 घंटे, ऐसी बात नहीं है। दिल लगा के मेहनत करो, क्योंकि ये वक्त अगर आपके हाथ से चला गया ना तो वापस नहीं आएगा। डोंट वेट फॉर नेक्स्ट ईयर। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो ये कहते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर का वेट कर रहे हैं। डोंट वेट फॉर नेक्स्ट ईयर। अगर आप नेक्स्ट ईयर का वेट करोगे तो आपको नहीं पता कि आगे जाके सिनेरियो क्या होगा। वैसे ही आप बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं, अगले साल फिर कितना वेट करना पड़ेगा आपको नहीं पता, गॉड नोस। इसलिए इसी बार सेलेक्ट हो जाओ ना यार, इसी बार सेलेक्ट हो जाओ, अच्छे कॉलेज में चले जाओ, और क्या चाहिए। 99 से कम परसेंटाइल नहीं बनना चाहिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें सारे फॉर्मूलाज और सारे कंसेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए। यू शुड नो ईच एंड एवरी फार्मूला एंड कंसेप्ट। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से आती है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। प्लस पेपर करने के पैटर्न को चेंज करो, टेस्ट देना स्टार्ट करो, हर दूसरे दिन टेस्ट देना स्टार्ट करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे गलत हैं। अगर आपने एनालाइज कर लिया, अभी अपने आप की गलतियों को पहचान लिया, तो डेफिनेटली आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत प्रेशर होता है यार, बहुत प्रेशर होता है। और टाइम बाउंड होकर पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज हर्ष मालव, बाय बाय, टेक केयर।